रिदांश धीरे मगर वार्निंग टोन में, बिहेव वाइफी बिहेव जस्ट स्माइल। तभी भीड़ में से कुछ रिपोर्टर रिदांश से सवाल पूछने के लिए उसकी इजाजत लेते हैं। रिपोर्टर सर, क्या हम आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं? रिदांश अपने पावरफुल ओरे के साथ, ओनली 3 क्वेश्चन, 3 सवाल, आप सब मुझसे कोई भी 3 सवाल पूछ सकते हैं। अब हजारों रिपोर्ट्स और 3 सवाल, कुछ पल को सब रिपोर्टर ये सुनकर खामोश हो गए, लेकिन वो कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा सकते थे। आखिर उनके रिदांश अग्निहोत्री था जो अपने रूल्स हमेशा खुद बनाता आया था। कुछ पल बाद पहला रिपोर्टर सवाल करता है। रिपोर्टर एक, सर आपके इस तरह अचानक यूं रातों रात शादी करने के पीछे कोई खास वजह, मतलब है कि ये सब प्री प्लान था या फिर कोई बड़ी वजह रही है? रिदांश, हर कोई जानता है कि रिदांश अग्निहोत्री कोई भी काम जल्दबाजी में या बिना वजह नहीं करता, सो ऑब्वियसली ये सब अचानक तो नहीं हुआ होगा। रिपोर्टर 2, तो इसका मतलब है सर कि आपकी लव मैरिज है, तो प्लीज आप बताएंगे सर कि ये लव स्टोरी कैसे और कहां से शुरू हुई? रिदांश आना की हथेली को चूमकर, लव एट फर्स्ट साइट, हमारी लव स्टोरी भी ऐसे ही शुरू हुई है। पहली बार एक पार्टी में मिले जहां मेरी गॉर्जियस वाइफ मुझे अपना दिल दे बैठी और फिर धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ ही मुझे भी एहसास हुआ कि शी इज द वन। ये सुनकर आना हैरानी से रिदांश की तरफ देखती है कि वो कितनी सफाई से झूठ बोलकर दुनिया के सामने एक लवी डवी कपल होने का नाटक कर रहा है। मगर अगले पल एक रिपोर्टर का अगला सवाल सुनकर वो उसकी तरफ और भी ज्यादा हैरानी से देखने लगती है, क्योंकि वो रिपोर्टर जिस तरीके से रिदांश के आगे बोल रही थी वो उसकी हिम्मत देखकर हैरान थी। रिपोर्टर 3, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मिसेज नागपुर इंडस्ट्रियल के ओनर मिस्टर कपूर की बेटी ही है ना, जिन्हें अभी हाल ही में आपने एक फ्रॉड केस में जेल भिजवाया था? अगर आप वाकई में एक दूसरे को पहले से जानते थे तो फिर आप अपने फादर इन लॉ के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हैं और उन्हें जेल कैसे भिजवा सकते हैं? और आपकी वाइफ को भी कोई इश्यू नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिक्के का दूसरा पहलू कुछ और ही कहानी बयां कर रहा हो? उस रिपोर्टर का सवाल और रिदांश के आगे बोलने की हिम्मत देखकर वहां मौजूद हर इंसान आना समेत शॉक्ड और स्तब्ध थे। रिदांश उस रिपोर्टर का सवाल सुनकर एविल मुस्कान मुस्कुराता है। रिदांश, मिस रिपोर्टर प्रियंका भार्गव। रिदांश, मैंने मिस्टर कपूर के साथ जो भी किया वो प्रोफेशनली था और मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कभी भी मिक्स नहीं करता। और रही हमारी शादी की बात, तो सुना तो होगा ही, लव इज ब्लाइंड, सो हियर इज माय आंसर। प्रियंका में भी, लेकिन फिर भी मैं आपके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं हूं, इसीलिए मैं आपकी वाइफ से खुद पर्सनली सवाल करना चाहती हूं। रिदांश फुल एटीट्यूड के साथ, एंड यू थिंक कि मुझे तुम्हारे सेटिस्फिकेशन से रत्ती भर भी कोई फर्क पड़ता है? आई गिव अ डेम अबाउट योर सेटिस्फिकेशन। प्रियंका, बट आई वांटेड टू टॉक टू योर वाइफ एंड। रिदांश बीच में ही डार्क एंड डेंजर लहजे में, टाइम ओवर। और वैसे भी ये मेरी रिसेप्शन पार्टी है, ना कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, सो एंजॉय द पार्टी। इसके बाद बाकियों रिपोर्टर के साथ ही प्रियंका भी वहां से पीछे की तरफ चली जाती है। तभी कुछ देर बाद वहां दोबारा से एक रिपोर्टर आकर रिदांश से उसकी और आना की रोमांटिक पिक लेने की रिक्वेस्ट करता है, जिसके लिए वो हामी भर देता है। और ये बात सुनकर आना एक बार से सुनना और ठंडी पड़ गई थी, और जैसे ही रिदांश उसके चेहरे को अपने गर्म हाथों में लेकर उसके चेहरे की तरफ झुकने लगता है तो महज ये देखकर ही आना की आंखों में नमी उतर आती है। मगर रिदांश का अगला मूव देखकर वो शॉक ही रह जाती है। रिदांश आना के चेहरे के असहज हुए भाव को अच्छे से समझ पा रहा था और अपने हाथों में उसके चेहरा लेता है और बहुत ही सॉफ्टली उसके माथे पर अपने होंठ रखकर उसके माथे को चूम लेता है। और ये देखकर आना शॉक रह जाती है। आना के रिएक्शन को इग्नोर करते हुए रिदांश उसकी कमर में अपनी बाह डालकर उसे मेहमानों के बीच ले आता है। रिदांश अपने बिजनेस पार्टनर और बाकी लोगों से मिल रहा था और आना बस चुपचाप उसके साथ खड़ी थी, और जिनसे भी रिदांश उसे इंट्रोड्यूस करा रहा था वक्त वक्त पर उन लोगों को बस एक ऊपरी स्माइल दे रही थी। धीरे धीरे पार्टी अपने पूरे शबाब पर आ चुकी थी और म्यूजिक के साथ ही कुछ कपल्स डांस फ्लो पर डांस कर रहे थे। कुछ पल बाद ही आना को अपने पापा और राहुल के साथ नैना भी वहां एंट्री करते नजर आते हैं, जिन्हें देखकर आना की आंखों में खुशी की चमक भर जाती है। और वो जैसे ही उनकी तरफ जाने के लिए अपना कदम बढ़ाने को होती है कि रिदांश उसे और मजबूती से पकड़कर अपने साथ डांस फ्लो की तरफ ले आता है, और अगले ही पल वहां मौजूद सारी लाइट्स डिम हो जाती है और अब बस एक स्पॉटलाइट थी जो रिदांश और आना को हाईलाइट कर रही थी। और कुछ पल बाद ही म्यूजिक स्टार्ट होता है और रिदांश अपने सामने खड़ी आना के हाथ को पकड़कर उसे अपने तरफ खींच लेता है और अपने डांस स्टेप के साथ आना के स्टेप मैच करते हुए एक कपल डांस शुरू करता है। प्यार की ये कहानी सुनो, एक लड़का था एक लड़की थी, होती क्या है जवानी सुनो। एक लड़का था एक लड़की थी, वो भी एक दौर था, वक्त ही और था जब वो थे अजनबी, दोनों तन्हा से थे पर वो कहते किससे। बात जो दिल में थी। प्यार की ये कहानी रिदांश जानबूझकर सारे ऐसे ही स्टेप कर रहा था जिसमें सारी कमांड उसके हाथ में थी और जिसमें दोनों एक लवी डवी कपल लग रहे थे। हौले हौले अब वो दीवाने गुनगुन गाए, दिल के तराने सुन सुन झूमे सारी हवाएं। धड़कन धड़कन है बहकी बहकी, तनमन तनमन चाहत है महकी, सपने अपने जादू चलाएं। फिर देखोगे तो जानोगे क्या है नशा प्यार का, यही सोचोगे यही चाहोगे, संग रहेंगे सदा। प्यार की ये कहानी लास्ट स्टेप में रिदांश आना को फास्टली घुमाकर अपने हाथ पर गिरा लेता है और म्यूजिक के आखिर में वो उसको सीधा खड़ा कर उसके हाथ अपनी कमर पर और अपने हाथ उसकी कमर पर रखकर उसके माथे पर अपना माथा टिका देता है। हमेशा रिदांश की नजदीकी से घबराने वाली आना का दिल आज भी उसे अपने करीब पाकर ट्रेन की स्पीड से धड़क रहा था, लेकिन एक बात तो थी जिसे वो पहले दिन से समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रिदांश के हमेशा उसके करीब आने से उसे ये अजीब सा एहसास डर का है या क्या। आखिर क्यों उसकी नजरें भी हमेशा उसे एक अजीब सा एहसास दे जाती थी और उसकी करीबी से तो उसका दिल दिमाग सुन्न होकर ब्लैंक हो जाता था और वो बस एक पपेट की तरह रिदांश की हाँ में हाँ करने लगती थी। और आज डांस करते वक्त रिदांश का उसे छूना उसके पूरे शरीर में एक झुरझुरी दौड़ जाती है और घबराहट से उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। और म्यूजिक खत्म होने के साथ ही वंस मोर की आवाज के साथ वहां तेज तालियों की सीटी और हूटिंग गूंजने लगती है।
आना तालियों की आवाज सुनकर हड़बड़ाकर जल्दी से रिदांश से अलग हो जाती है और उसकी नजरें गुस्से से रिदांश को घूरते हुए नैना और राहुल पर पड़ती है और वो बिना कुछ सोचे बस उनकी तरफ बढ़ जाती है और ये देखकर रिदांश के चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त हो जाते हैं। इस वक्त मिकपुर वहां मौजूद अपने एक दोस्त के पास कुछ डिस्कस कर रहे थे तो आना सीधा राहुल और नैना के पास चली जाती है। नैना आना के गले लगकर, कैसी है तू, ठीक तो है ना तू? आरना मैं ठीक हूँ, और तुम लोग यहाँ? नैना आना से अलग होकर उसके हाथ थामकर, हाँ इनविटेशन गया था हमें इस भस्मासुर की तरफ से, खैर ये सब छोड़, राहुल ने मुझे सब बताया, तूने ऐसा क्यों किया आरू? आरना मैं ठीक हूँ, तुम लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो। राहुल आना को अपनी तरफ मोड़कर गले लगाते हुए, ऐसे कैसे फिक्र न करें जबकि हम अच्छे से जानते हैं कि तू यहाँ किस हाल में है। आना से अलग होकर उसके कांधे थामते हुए, और अब बहुत चला ली तूने अपनी, अब और नहीं तो यहाँ से हमारे साथ अभी और इसी वक्त चल रही है। तभी रिदांश आकर एक बार फिर आना को झटके से राहुल से खींचकर अपने आगोश में ले लेता है और रिदांश को देखकर राहुल गुस्से से अपने दांत पीसने लगता है। राहुल अपने दांत पीसते हुए, चल यहाँ से आना, अब तू यहाँ 1 मिनट और नहीं रहेगी। रिदांश सर्द लहजे से, एंड में आई नो तुम किस हक से मेरी वाइफ को यहाँ से ले जाने की बात कह रहे हो। राहुल झुंझलाकर, उसका दोस्त होने के नाते। रिदांश एविल मुस्कान के साथ, लेकिन मैं उसका हस्बैंड हूँ और इस नाते मेरी वाइफ और उसकी लाइफ पर किसी तीसरे से ज्यादा हक है। मिकपुर पीछे से आते हुए रिदांश से, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो रिदांश बे। रिदांश बीच में ही टोकते हुए फुल एटीट्यूड के साथ, अना आपके लिए मैं सिर्फ रिदांश अग्निहोत्री हूं, तो इसके अलावा मुझसे कोई भी और रिश्ता जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। राहुल की तरफ देखकर डेंजर सख्त और वार्निंग के लहजे में, एंड यू जस्ट स्टे अवे माय वाइफ एंड अवर पर्सनल लाइफ नाउ, एक्सक्यूज अस, हमें और भी गेस्ट से मिलना है। आना रिदांश को अपने पापा से ऐसे बात करते देख नाराजगी से, आपके गेस्ट है तो आप ही अटेंड कीजिए, मुझे यही रहना है, कहीं नहीं जाना। रिदांश आना की बाजू पर अपनी पकड़ कसते हुए, बिहेव वाइफी बिहेव। आना कुड़कर, मुझे आपके साथ कहीं भी नहीं जाना एंड डेट्स फाइनल। और मिकपुर आना को टोकते हुए, ये क्या बदतमीजी है आना, और किस तरीके से बात कर रही तुम अपने हस्बैंड से? आरनो लेकिन पापा। मिकपुर सख्ती से, जैसा मेघनिहोत्री कह रहे हैं वही करो। आना मन महसूस कर, जी पापा। आना के इतना कहते ही रिदांश उसे बिना कुछ बोले वहां से आराम से अंदर की तरफ रेस्टरूम में ले जाता है, जहां इस वक्त उन दोनों के सिवा और कोई मौजूद नहीं था, और रेस्टरूम का दरवाजा लॉक करते ही जैसे ही वो आना की तरफ पलटता है तो उसके चेहरे के सख्त और डेंजर एक्सप्रेशन देखकर उसका दिल सहम कर धक सा रह जाता है और वो अपना थूक गटकते हुए अपने कदम पीछे लेने लगती है और कुछ ही पल में वो दीवार से जा लगती है और 2-3 बड़े कदमों के साथ ही पलक झपकते ही रिदांश ठीक उसके सामने था और अब वो दीवार और रिदांश के बीच खड़ी थी और वो बेतहाशा डर और घबराहट की वजह से अपना चेहरा दूसरी दिशा में घुमाकर अपनी आंखें कसकर मींच लेती है और ये देखकर रिदांश के जबड़े और कस जाते हैं और अगले ही पल रिदांश अपनी हथेलियों के बीच आना का जबड़ा पकड़कर उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाता है। रिदांश धीरे मगर सख्त लहजे से, आई रियली हेटेड व्हेन समवन इग्नोरिंग मी, सो ओपन योर आइज राइट नाउ। आना जल्दी से अपनी आंखें खोलती है लेकिन उसकी नजरें अभी भी नीचे जमीन को ही घूर रही थी, अपने दांत पीसते हुए। नाउ टेल मी, मेरे इतना समझाने के बाद भी तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई ना? और तभी बाहर तुम्हारा ये स्वीट सा मुंह जरूरत से ज्यादा ही खुल रहा था, कहीं खुद को सच में मेरी बीवी समझने का ख्याल तो तुम्हारे दिमाग पर हावी नहीं हो गया ना? आना अपने पापा की इंसल्ट याद करते हुए, मेरे पापा मेरे लिए मेरी दुनिया है और उनकी कोई इंसल्ट करे ये मुझे बर्दाश्त नहीं। रिदांश एविल मुस्कान के साथ, इंसल्ट अभी शुरू ही कहा कि मैंने वाइफी, और असल में इंसल्ट होती क्या है ये तो तुम्हारा अभी जानना बाकी है मेरी जान। आना 1 मिली सेकंड को रिदांश के चेहरे को देखकर नजरें घुमाकर, आप आखिर क्यों कर रहे हैं ये सब? रिदांश आना के सवाल को पूरी तरह इग्नोर करते हुए डेंजर लहजे में, एंड वन मोर थिंग, अगर मैंने तुम्हें दोबारा तुम्हारे उस आवारा दोस्त के करीब भी देखा ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, एंड आई मीन इट। आना के थोड़े खराब हुए बालों को देखकर, अब 2 मिनट में अपना हुलिया ठीक करके बाहर आओ। इतना कहकर रिदांश वहां से बाहर आ जाता है और कुछ ही देर में आना भी बाहर आ जाती है। रिदांश आना की कलाई थामते हुए, नाउ बिहेव लाइक अ गुड वाइफ। दूसरी तरफ नैना आना को हॉल में इधर उधर ढूंढ रही थी कि अचानक वो सामने से आते आयुष से टकरा जाती है और आयुष बेवकूफों की तरह उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। नैना चिढ़कर, आंखें हैं या बटन देखकर नहीं चल सकते? आयुष को मुस्कुराता देखकर, और ये बत्तीसी क्या दिखा रहे हो, ज्यादा दांत दिखाए ना तो एक गुस्से में तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगी मैं। आयुष अपने मुंह पर हाथ रखते हुए, वो इतना गुस्सा रिलैक्स कीजिए मोहतरमा, और टकराए तो आप भी मुझसे है ना, तो मैं भी तो कह सकता हूँ कि आपने मुझ जैसे हॉट लड़के को देखकर ये जानबूझकर किया। नैना कुड़कर, हॉट वो भी तुम, ठीक से शक्ल देखना जाकर कभी आईने में अपनी। इतना कहकर नैना वहां से आगे बढ़ जाती है और आयुष को उसका दोस्त क्रिश आवाज देता है और वो न चाहते हुए भी उसकी तरफ बढ़ जाता है। दूसरी तरफ रिदांश और आना जैसे ही रेस्ट रूम से निकलकर बाहर की तरफ बढ़ते हैं तो उनके सामने एक लड़की आकर रुकती है। आना उस लड़की पर अपनी नजर डालती है जो किसी मॉडल से कम नजर नहीं आ रही थी, उसके कपड़ों से लेकर हुलिये तक सब कुछ A1 था और वो इतनी खूबसूरत और एलिगेंट लग रही थी कि किसी की भी नजरें उस पर आकर रुक जाएं, और इसी बात का घमंड उसके चेहरे से साफ साफ नजर आ रहा था। जैसे ही वो लड़की रिदांश को देखती है तो सीधा उसके गले लग जाती है, और न जाने क्यों उसका ऐसा करना आना को कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो अपनी उस फीलिंग को खुद से ही नकार भी रही थी। रिदांश उस लड़की को खुद से दूर करते हुए सख्ती से, यू नो वेरी वेल निया आई डोंट लाइक ऑल दिस, सो स्टे अवे फ्रॉम मी। नियाओ कमोन बेबी। आना की तरफ देखकर, एक तो तुमने मेरा दिल तोड़ दिया आज की अनाउंसमेंट करके, ऊपर से 2 बोल तसल्ली की बजाय तुम रूड हो रहे हो। रिदांश एरोगेंटली, ना तो मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट है और नहीं तुम्हारे इस घमंडी दिल की, सो जिसे इसकी जरूरत है उसे जाकर दो, बिकॉज आई रियली डोंट नीड इट।
नेहा यू नो तुम्हारा ये एटीट्यूड और तुम्हारा फास्ट फॉरवर्ड होना ही मुझे तुम्हारा दिन पर दिन दीवाना बनाता जाता है। वेल मुझे ये बताओ कि आखिर इस मामूली लड़की में तुमने ऐसा भी क्या देख लिया जो मुझ में नहीं था। मेरे पीछे हजारों लोगों की नजरें लगी रहती है, हमारा लाइफ स्टाइल मेरी वेल्थ उस सबके सामने ये लड़की कहीं भी नहीं टिकती है। इसका और मेरा कोई कंपेरिजन ही नहीं है, और ये तो तुम्हारे घर की नौकरानी बनने लायक नहीं और तुमने इसे अपनी बीवी का दर्जा दे दिया। इट्स अनबिलीवेबल। रिदांश एक पल को आना की तरफ देखकर, यू आर राइट, तुम्हारा और आना का कोई कंपेरिजन ही नहीं है। नेहा आना को देखकर एक घमंड भरी मुस्कान मुस्कुराती है और आना दिमागी तौर पर खुद को एक बार फिर इंसल्ट होने के लिए तैयार कर लेती है, लेकिन रिदांश के अगले शब्द उसे एक बार फिर हैरान कर जाते हैं। बेशक सही कहा तुमने कि इसके पास तुम्हारी जितनी वेल्थ और लाइफस्टाइल नहीं है, और बिल्कुल ठीक भी कहा तुमने, कोई कंपैरिजन नहीं तुम्हारा और यहाँ खड़ी मेरी वाइफ का, बिकॉज शी इज 100 टाइम बेटर देन यू। और क्या कहा तुमने कि तुम्हारे ऊपर हजारों नजरें टिकी रहती है। राइट, मेरी वाइफ पर एक भी नजर नहीं टिकती, इवन उसे तो कोई यहाँ ठीक से जानता तक नहीं, लेकिन यू नो वॉट की अक्सर जंग लगे और मामूली लोहे पर ही अक्सर आसानी से चलते फिरते लोगों की नजरें टिक जाती है, लेकिन एक कोहिनूर पर हमेशा उसके कदर करने वाले और इतनी औकात रखने वाले की उसे पा सके कुछ ही लोगों की नजरें उस पर टिक पाती है। ऐसे ही मेरी वाइफ का तुमसे जरा भी कंपैरिजन नहीं, तुम उसके कदमों की धूल के बराबर नहीं। सो आई होप कि अब तुम्हारे सारे सवाल और गलत फहमी दूर हो गए होंगे। नेहा गुस्से से झुंझलाकर, तुम इस दो कोड़ी की लड़की के। रिदांश डार्क और डेंजर आवाज के साथ बीच में ही टोकते हुए, कोशिश भी मत करना मेरी वाइफ की शान के खिलाफ एक लफ्ज भी बोलने की, वरना ऐसे कचरे के ढेर पर फिकवाऊंगा कि जिंदगी भर भिखारियों से भी बदतर जिंदगी जियोगी। सो नेक्स्ट टाइम होल्ड योर टंग प्रॉपर्ली, वरना तुम्हारी इसी जुबान को काट कर अपने कुत्तों को खिला दूंगा। गेट आउट ऑफ अवर वे नाउ। रिदांश की आंखों में सीरियसनेस और डार्कनेस देखकर नेहा थूक गटकते हुए जल्दी से साइड हो जाती है और रिदांश वापस से आना को उसकी कमर से पकड़कर उसे बाहर ले जाता है। दूसरी तरफ आना रिदांश को खुद का ऐसे स्टैंड लेते देख हैरान तो बिल्कुल थी ही, लेकिन ना जाने क्यों वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन इस तरह से रिदांश का खुद के लिए बोलना और अपनी साइड लेते देखकर सोचना ही आना के मन में एक अलग सा खुशी भरा एहसास दे रहा था। आरना अपने रिदांश चलते चलते ही बीच में आना की बात काटते हुए, गलत फहमी है तुम्हें और कुछ भी नहीं। आना कंफ्यूज होकर, जी रिदांश, आना की तरफ देखकर धीरे लेकिन रुखेपन से, तुम अगर नर्क में भी जाओ तो भी आई रियली डोंट केयर। मैंने जो कुछ भी नेहा को कहा वो सिर्फ अपने रुतबे और नाम के लिए कहा, और अगर मुझे इसकी फिक्र नहीं होती तो तुम मरो या जियो मेरी बला से। आना को रिदांश की बात सुनकर बुरा तो लगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिमाग पहले से ही जानता था कि रिदांश ये सब सिर्फ इसीलिए ही कर रहा है, लेकिन जाने क्यों रिदांश के मुंह से ये बात सुनकर उसका दिल फिर भी दुखी हुआ था, और जिसकी वजह वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। इसके बाद रिदांश ने आना को एक सेकंड के लिए भी अपने पास से नहीं हिलने दिया था। कुछ देर बाद ये सब देखकर नैना और राहुल रिदांश से कुड़कर मी कपूर के साथ यहाँ से वापस चले जाते हैं, और आना उदास सी उन्हें जाते हुए देखती रह जाती है, और रिदांश ने उन्हें बाहर तक छोड़कर आने की भी इजाजत नहीं दी थी। आना बस चुपचाप बेमन से रिदांश के साथ खड़ी थी कि तभी वहां नम्या आती है, और उसके साथ ब्राउन सूट पहने एक लड़का भी था जो देखने में तो अच्छा खासा और क्लासी लग रहा था, और पहली बार था जब आना नम्या के होंठों पर मुस्कुराहट देख रही थी, वरना उसने उसके चेहरे पर हमेशा सख्त और घमंड भरे एक्सप्रेशन ही देखे थे। नम्या रिदांश की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए, भाई करण और उसकी फैमिली आए हैं। रिदांश करण को देखकर उससे हैंडशेक करते हुए, ओह हाय करण कैसे हो। करण मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं भाई। रिदांश वेल ऑल गुड, आना की तरफ इशारा करके, करण मीट आना माय वाइफ एंड आना ये करण हेन्मे का होने वाला हस्बैंड। करण अपना हाथ आना की तरफ बढ़ाकर, हेलो भाभी जी। आना अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए, हेलो। जैसे ही आना करण से हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ देती है तो उसे एक असहजता का एहसास होता है, और करण उसके हाथ से अपना हाथ मिलाते हुए उसके हाथ की ऊपर की हथेली पर अपने हाथ का अंगूठा अजीब तरीके से रगड़ने लगता है, और आना असहज होकर जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचती है। तभी करण के मॉम डैड भी वहां आ जाते हैं। रिदांश और नम्या उनसे बात करने में बिजी हो जाते हैं, और इसी बीच आना खुद पर करण की नजरें महसूस कर रही थी, और जितने वक्त तक वो वहां रहा एक गंदी सी मुस्कान के साथ उसकी नजरें बार बार वो खुद पर ही महसूस कर रही थी, और जिसकी वजह से वो बहुत ही असहज महसूस कर रही थी। काफी रात को सब लोग वापस घर पर आते हैं। चेंज करने के बाद आना वापस आकर अपनी जगह जमीन पर लेट जाती है, और काफी देर तक करवट बदलने के बाद आखिर में उसकी नींद लग जाती है। रिदांश काफी देर बाद जब कमरे में आता है तब तक आना सो चुकी थी, और वो बिना कुछ कहे बस कुछ देर तक ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ उसे यूं ही देखता रहता है, और फिर कुछ देर बाद वो भी अपने कपड़े बदलकर बेड पर सोने के लिए लेट जाता है। अगले दिन सुबह से आना का वही रूटीन शुरू हो गया, बस आज उसने रिदांश के कहे अनुसार नाश्ते में कुछ भी नहीं बनाया था। सब लोग अपने टाइम पर टेबल पर आते हैं, और आना ना चाहते हुए भी वही जमीन पर बैठी थी। अभी रिदांश यहाँ नहीं आया था, कुछ देर बाद वो भी सबके बीच आ जाता है। रिदांश नाश्ता करते हुए हमेशा की तरह डार्क लहजे में, समान था अपना सर झुकाकर, यस मास्टर। रिदांश घर में शेफ से अलग बाकी कामों के लिए टोटल कितने नौकर है। समांथा कुल मिलाकर 8 नौकर है जो साफ सफाई और गार्डनिंग का काम देखते हैं। रिदांश न्यूज़पेपर देखते हुए, ठीक है सबको 1 मंथ की लीव दे दो। समांथा हैरानी भरे भाव से, जी मास्टर, नम्या पर भाई सबको छुट्टी दे देंगे तो घर का काम कैसे होगा। रिदांश एवल मुस्कान से आना की तरफ देखकर, मेरी लवली वाइफी के होते किसी को कोई भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वो सब संभाल लेगी। आना के साथ ही बाकी लोग भी रिदांश को अविश्वास और हैरानी से देख रहे थे, और वही नम्या के चेहरे पर यह बात सुनकर एवल एक्सप्रेशन थे। आयुष लेकिन भाई इतने लोगों का काम भाभी अकेले कैसे करेगी। रिदांश आना को तंज कसते हुए, यू डोंट वरी मेरी वाइफी बहुत टैलेंटेड है, वो सब कर लेगी नहीं वाइफी। आना अपने गुस्से को पीते हुए, जी मैं कर लूंगी। रिदांश एवल मुस्कान के साथ, हाउ स्वीट, अच्छा तुम्हें खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद। 2 पल रुककर, नहीं है
आना असमंजस से, जी रिदांश सख्त अल्फाजों से, बहरी हो या फिर कम सुनती हो। आरना करेला, रिदांश गुड। इसके बाद रिदांश वहां से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद आना भी कमरे में आती है जहां रिदांश अपनी ड्रॉ में से अपनी कुछ फाइल निकल रहा था और आना उसे देखकर हमेशा की तरह नर्वस होने की वजह से अपनी उंगलियों से खेलने लगती है। रिदांश अपनी नजरें ऊपर उठाए बिना सख्त लहजे से, क्या कहना है? आना हैरानी से रिदांश की तरफ देखकर, जी रिदांश अपनी फाइल झटके से बंद करते हुए डेंजर लहजे में, मेरे पास इतना फिजूल वक्त नहीं है कि मैं पूरे दिन यही खड़ा रहकर तुम्हारी बकवास सुनूं, इसीलिए जो भी कहना है जल्दी कहो विदाउट वेस्टिंग माई टाइम। आना रिदांश का ध्यान खुद पर पाकर नर्वस होकर घबराते हुए, ममे ववो ममे। रिदांश जब आना को हकलाते हुए देखता है तो इरिटेट होकर अपने हाथ में लगी फाइल को बेड पर पटकता है और आना की कलाई को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और आना झटके से उसकी पत्थर जैसी छाती से आ लगती है और अगले ही पल रिदांश अपनी मजबूत बाजुओं के घेरे में ले लेता है और उसकी सांसों की सुगंध आना अपने चेहरे पर सीधा महसूस कर पा रही थी और रिदांश की करीबी के रिजल्ट के तौर पर हमेशा की तरह आना के सुध बुध गुम हो चुके थे। रिदांश आना के चेहरे पर आए बालों को अपने दूसरे हाथ से साइड करता है और धीरे से उसके कान के पास अपने होंठ ले जाता है और रिदांश की गर्म सांसों की तपिश को खुद के इतना करीब महसूस करके आना खुद में ही सिहर उठती है। रिदांश धीरे मगर सर्द आवाज में, नाउ स्पीक प्रॉपर्ली, वार्निंग देते हुए, और खबरदार खबरदार जो तुमने जरा भी शटरिंग की तो आई रियली हेट दिस, सो स्पीक नाउ। इस वक्त आना अपने तेजी से धड़कते दिल को संभालना चाहती थी जो रिदांश की करीबी से कभी भी उसके सीने से बाहर आने के लिए उछाले मार रहा था और वो तभी मुमकिन था जब वो रिदांश की पकड़ से खुद को आजाद करे और जिसके लिए उसे रिदांश के सवाल का जवाब देना जरूरी है। इसीलिए वो बड़ी मुश्किल से अपनी सारी हिम्मत समेटती है और एक गहरी सांस लेते हुए एक ही सांस में सब कुछ बोल जाती है। आना एक सांस में, इस बार मेरा फाइनल ईयर है और मेरी क्लासेस भी दोबारा शुरू हो चुके हैं, इसीलिए मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ। रिदांश एनीथिंग एल्स आर नॉट नो। रिदांश आना को बेरुखी से खुद से दूर करते हुए अपने फोन में नजरें गड़ाकर, देन नो नीड। आना हिम्मत करके, मेरा सारा ख्वाब और मेहनत वेस्ट चली जाएगी अगर मैंने ये बीच में ही छोड़ दिया, बस कुछ ही महीनों की बात है फिर। रिदांश बीच में ही टोकते हुए, जो भी करना था वो अपने बाप के घर कर चुकी, तुम अब इस सब की कोई भी जरूरत नहीं है। आना हल्की नाराजगी से, लेकिन क्यों रिदांश, सख्त और डेंजर भाव से, क्योंकि मैं ऐसा कह रहा हूं एंड डिस्कशन ओवर नाउ। रिदांश की डेंजर आवाज सुनकर आना के लफ्ज उसके गले में ही कहीं अटक कर रह गए थे और उसकी अब रिदांश के आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। इसके बाद रिदांश ऑफिस के लिए चला जाता है और अपने पीछे छोड़ जाता है आना के लिए ढेर सारा काम। बंगले में घंटों सफाई सुथराई करने के बाद आना गार्डन की तरफ बढ़ती है जो कि बंगले की बैक साइड में था और बंगले की तरह ही बहुत शानदार और बड़ा था, जिसमें हर तरीके के फूल और पौधे थे और बीचों बीच कुर्सी और टेबल के साथ बैठने की व्यवस्था थी जहां से पूरे गार्डन का खूबसूरत व्यू नजर आता था। वहीं दूसरी तरफ यहीं एक चबूतरे नुमा जैसा ढांचा बना था जिसके नीचे से सीढ़ियां होकर गुजर रही थी और नीचे की तरफ म्यूजिक के फव्वारों के साथ खूबसूरत फुलवारी बनी हुई थी। घर सफाई सुथराई के लिए जितने भी नौकर थे उन सबको रिदांश के कहने से 1 महीने की छुट्टी दे दी गई थी और उन सबके बदले का काम आना के जिम्मे आ गया था। इतने बड़े घर और गार्डन की सफाई में ही उसका लगभग आधे से ज्यादा दिन गुजर गया था और वो अब बुरी तरह थक भी चुकी थी, इसीलिए काम से फारिग होकर वो सीधा अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और कमरे में जाकर अपनी जगह वहीं जमीन पर लेट जाती है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है और वो फोन की आवाज सुनकर थोड़ी दूर रखे अपने फोन को उठाती है जिस पर किसी प्राइवेट नंबर से मैसेज था और आना उस मैसेज को खोलती है और वो जैसे ही उस मैसेज को पढ़ती है फौरन हड़बड़ाकर उठकर बैठ जाती है। हेलो माय लव, हाउ आर यू? वैसे तो तुम हमेशा ही खूबसूरत लगती, लेकिन उफ कल तो तुम कयामत ही लग रही थी। कल जब तुम्हें देखा तो दिल चाह रहा था कि भागकर तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं, लेकिन तुम्हारे उस सो कॉल्ड हस्बैंड की वजह से खामोश रह गया। पर डोंट वरी, बहुत जल्दी मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। योर डेस्टिनी। आना जब ये मैसेज पढ़ती है तो वो सोच में पड़ जाती है कि ये आखिर है कौन, और नाम की जगह योर डेस्टिनी देखकर उसे न्यू ईयर पर इस अनजान शख्स के यही अल्फाज याद आ जाते हैं ना। काफी देर तक सोचने के बाद वापस अपनी जगह लेट जाती है और बुरी तरह थक जाने के कारण वो सोचते सोचते वहीं सो जाती है। दूसरी तरफ ऑफिस पहुंचने के बाद रिदांश अपना लैपटॉप ऑन करता है और कॉफी के सीप लेते हुए हमेशा की तरह ब्लैंक एक्सप्रेशन से घर में मौजूद सीसीटीवी कैमरे की लाइव फुटेज में आना को देख रहा था। इधर नैना आना से मिलने रिदांश के घर पहुंचती है। गार्ड, आपको किससे मिलने हैं? मैम नैना आना को मिलना है मुझे, अब हटो, अंदर जाने दो मुझे। गार्ड रास्ता रोकते हुए, एम सॉरी मैम पर आप अंदर नहीं जा सकती। नैना कूल कर, क्या मतलब अंदर नहीं जा सकती? गार्ड मैम, किसी भी अनजान इंसान का अंदर आना मना है और इसके लिए हमें सख्त इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं। नैना मतलब यार भेजा भेजा है तुम में थोड़ा भी कि नहीं, जब तक आना से कंफर्म नहीं कर लोगो तो मैं अनजान ही रहूंगी ना। गार्ड देखिए मैम, हम सर की इजाजत के बिना आपको अंदर नहीं आने दे सकते। नैना झुंझला कर, क्या मैं तुम्हें कोई आतंकवादी नजर आ रही हूँ जो बम बांध के तुम्हारे उस भस्मासुर जैसे राक्षस बॉस के महल को उड़ा डालूंगी? गार्ड मैम सॉरी पर आप अंदर नहीं जा सकती। तभी अपने कमरे की बालकनी पर आए आयुष की नजरें मैन गेट के पास खड़ी नैना पर पड़ती है जिसके एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि उसकी इस वक्त गार्ड से किसी बात पर बहस चल रही है और वो जल्दी से अपने कमरे से उस तरफ भागता है। नैना कूल कर गार्ड से, तुम्हें तो मैं आयुष, बीच में ही गार्ड से, क्या हो रहा है यहाँ? नैना और गार्ड आयुष की तरफ देखते हैं। गार्ड सर मैम अंदर जाने की जिद कर रही थी। नैना तंज कसते हुए, हाँ और मैं आरडीएक्स लेकर तुम्हारे इस घर को उड़ाने जा रही थी। गार्ड सर मैं इन्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रही। नैना कूल कर, तुम चुप करो वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। आयुष गार्ड सा तुम जाओ यहाँ से और सुनो, आज के बाद कभी भी इन मैडम को अंदर आने से नहीं रोकना है।
गाजी सर, आयुष नैना से एम सॉरी, मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन उसकी भी ड्यूटी है तो इसीलिए उसने आपको अंदर नहीं आने दिया, बाकी आज के बाद वो आपको कभी अंदर आने से नहीं रोकेगा। नैना रूखेपन से, इट्स ओके, अब आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे मेरे दोस्त से मिलवा देंगे तो। आयुष मुस्कुराकर, जी जरूर। नैना झूठी स्माइल के साथ, अब आप अगर आपका मुस्कुराना पूरा हो गया हो तो अंदर चलें। आयुष आगे बढ़ते हुए, जी जी जरूर। इसके बाद आयुष नैना को आना से मिलाने उसे घर के अंदर लेकर जाता है। इधर रिदांश एक फाइल पढ़ने में बिजी था कि कुछ वक्त उसके कैबिन का दरवाजा खोलकर एक लड़का अंदर आता है जो लगभग रिदांश की ही उम्र का था और देखने में भी काफी हैंडसम और गुड लुकिंग था, और रिदांश भी उसे देखकर अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और वो लड़का आगे बढ़कर रिदांश को गले लगा लेता है, जो और कोई नहीं बल्कि रिदांश का बेस्ट फ्रेंड अनिकेत था। पूरे जहां में बहुत ही कम लोग थे जिनके सामने रिदांश सिर्फ रिदांश होता था, बहुत ही कम लोग थे जो उसके दिल की बातें जानते थे, जो जानते थे कि आखिर असल में वो है कैसा। बाकी पूरी दुनिया के लिए तो रिदांश वैसा ही था जैसा वो खुद को दुनिया को दिखाना चाहता था। अनिकेत रिदांश से अलग होकर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, मैं कल तेरी रिसेप्शन पार्टी ज्वाइन नहीं कर पाया, कुली गलती तेरी भी है, अगर तू मुझे पहले से ही बता देता तो मैं मुंबई से बाहर जाता ही नहीं और यहीं रहकर तेरी शादी और रिसेप्शन दोनों ज्वाइन करता। एनीवे सब कैसा रहा और भाभी वो कैसी है, मतलब मैं तुझे बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। सो हैप्पी फॉर यू रिदो। रिदांश आई नो कि तू खुश होगा। अनिकेत एक्साइटेड होकर, अब तू ये सब छोड़ और मुझे भाभी की फोटो दिखा जल्दी से, वैसे तो शाम को मैं मिलूंगा ही उनसे, लेकिन अब मुझसे और सब नहीं होता। रिदांश बिना कुछ कहे टेबल पर रखे न्यूज़पेपर को उठाकर अनिकेत की तरफ बढ़ा देता है जिसमें उसकी और आना की कल रात की तस्वीरें थी, और अनिकेत जैसे ही आना की फोटो देखता है तो कुछ पल के लिए कुछ सोचने लगता है और अगले ही पल हैरानी से रिदांश की तरफ देखने लगता है। अनिकेत उत्सुकता से, इफ आई एम नॉट रोंग तो ये वही लड़की है ना जो न्यू ईयर की रात को उसी क्लब में मौजूद थी जहां हम लोग भी थे। रिदांश खिड़की की तरफ बढ़कर बाहर देखते हुए, हम वही है ये, एक पल रुककर, आना नाम है उसका। अनिकेत खुश होकर, वाओ लवली नेम में तो अब रिदांश अनिकेत की बात बीच में ही काटते हुए, आना कपूर राघव कपूर की बेटी। रिदांश की बात सुनकर अनिकेत के हाथ से अचानक ही न्यूज़पेपर नीचे जमीन पर गिर जाता है और खुशी की जगह उसके चेहरे पर शॉक्ड भरे एक्सप्रेशन आ गए थे जिनसे वो रिदांश की तरफ देखने लगता है। इधर आयुष नैना को आना की कमरे की तरफ ले जाता है और कुछ देर में सीढ़ियों पर से होकर ऊपर जाकर एक बड़े से कमरे के आगे जाकर रुक जाता है और नैना से इशारा करता है। नैना अपना सर हिलाकर उसका शुक्रिया करती है, मगर आयुष अभी भी वही मुस्कुराते हुए खड़ा था। जब कुछ पल तक भी आयुष वहां से नहीं हिलता तो नैना कुड़कर अपना मुंह खोलती है। नैना तंज भरी मुस्कान के साथ, अब आप अंदर भी चलेंगे मेरे साथ। आयुष नहीं तो मैं क्या करूंगा वहां जाकर, मैं तो बस जा ही रहा था। नैना झूठी मुस्कान के साथ, जी शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं, यहाँ से मैं खुद अपने दोस्त से मिल लूंगी। अब आयुष को न चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ता है और आयुष के वहां जाने के बाद नैना आना के कमरे के दरवाजे पर नॉक करती है लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता और कुछ पल बाद नैना हाथ से दरवाजे को खोलने के लिए पीछे की तरफ धकेलती है जो कि इस वक्त हल्का सा खुला ही था और कमरे के अंदर अपने कदम रखती है और कमरे में चारों तरफ नजरें घुमाने के बाद जब उसकी नजर आना पर पड़ती है तो वो उसे जमीन पर ऐसे सोता देखकर हैरान रह जाती है और उसके पास जाकर उसे उठाने के लिए कई बार आवाज देती है, लेकिन शायद थके होने की वजह से आना बहुत गहरी नींद में थी और उसकी नींद नहीं टूटती। जब कई बार आवाज देने के बाद भी आना नींद से नहीं जागती तो नैना आना के कांधे को पकड़कर हल्का सा झकझोरती है और आना किसी आहट पाकर या यूं कहे कि रिदांश को सोचकर हड़बड़ाकर घबराते हुए जल्दी से उठकर बैठ जाती है। नैना आना के कंधे पर हाथ रखकर, रिलैक्स अरु में हूं नैना। आरना नैना तू, नैना हाँ मैं, लेकिन तू इतना घबरा क्यों गई जैसे कोई भूत देख लिया हो। आरना वो बस अचानक से गहरी नींद से जागी तो हड़बड़ा गई थी। नैना अच्छा लेकिन तू ऐसे जमीन पर क्यों सोई थी। आरना वो मैं दरअसल वो हाँ मैं बस रात को ठीक से सो नहीं पाई तो अभी बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, मुझे तो बस पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई। नैना वो तो ठीक है लेकिन तू बेड पर भी तो सो सकती थी ना, फिर जमीन पर क्यों। आना बात बदलते हुए, ओहो तूने तो आते ही सीबीआई की तरह सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। खड़े होते हुए, अच्छा तू बैठ यहाँ आराम से, मैं बस जल्दी से फ्रेश होकर आती हूँ। नैना मोके। इसके बाद आना फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है। जब तक आना बाथरूम में थी तब तक नैना कमरे का मुआयना करने लगती है। कुछ देर में आना बाथरूम से वापस नैना के पास आती है। आरना अच्छा बता तू क्या लेगी, चाय या कॉफी। नैना आना का हाथ पकड़कर उसे बैठाते हुए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू बैठ मेरे साथ, मुझे यही चाहिए। आना मुस्कुराकर, हम अच्छा तू बता कैसी है और तू यहाँ कैसे आए। नैना मैं यहाँ अकेले ही आई थी मगर दरवाजे पर ही मुझे उस भस्मासुर के गार्ड ने रोक लिया और मन तो ऐसा कर रहा था कि उसका सर ही फोड़ दूं मैं, लेकिन फिर उस भस्मासुर के भाई ने मुझे अंदर आने की परमिशन दिलवाई। खैर तू मेरा छोड़, अब तू मुझे बता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। आना नजरें चुराते हुए, कि क्या चल रहा है, सब ठीक ही तो है। नैना देख अरु तुझे तुझसे बेहतर समझती हूँ मैं, और तू कब से नजरें चुराकर बातें करने लगी, इतना तो मैं अच्छा से जानती और समझती हूँ कि सब लोगों के सामने वो भस्मासुर जैसे अच्छा और लविंग हस्बैंड बनने का दिखावा करता है। असल में तेरे साथ वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर क्यों तू इस दिखावे की जिंदगी को जी रही है। मैं जिस अरु को जानती थी वो हमेशा खुलकर निडर होकर कहने और करने वालों में से थी, तो फिर समझदार और पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी तू क्यों इस घुटन भरी जिंदगी को जीने के लिए मजबूर हो रही है। अरु आना गहरी सांस लेकर, मैं बदली नहीं हूँ नैना, बस हालातों से समझौता करने की कोशिश कर रही हूँ। नैना कुड़कर, लेकिन क्यों अरु, आखिर क्या जरूरत है तुझे इस सब की। आना दर्द भरी मुस्कान के साथ, तुझे याद है तू हमेशा मुझे कहा करती थी कि अरु ये जिंदगी है तुम्हारी परियों की कहानी नहीं, जहां प्यार मोहब्बत और एक खूबसूरत जिंदगी के साथ हैप्पी एंडिंग होती है। तब मैं तुम्हारी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लेती थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि तुम ठीक कहती थी, जिंदगी कोई परी गाथा नहीं, ये तो वो कड़वी हकीकत है जिससे हमें हार में गुजरना ही है।
नैनामरी अरु तो कभी ऐसी नीरस और निराशा से भरी बातें नहीं किया करती थी, वो तो हर हाल में जीना और मुश्किलों से लड़ना जानती थी, तो फिर इतना बदलाव कहाँ से और किस लिए? आना खड़े होकर कुछ कदम चलकर, जानती है नैना, जिस पल मैंने मी अग्निहोत्री से शादी की, उस शादी के पूरा होने के आखिर पल तक मैंने वो हर कोशिश की जिससे मैं इस शादी को रोक पाती, लेकिन शायद मेरी नियति में कुछ और ही लिखा था और मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं इस शादी को नहीं रोक पाए, शायद यही ईश्वर की मर्जी भी थी। अपने गाल पर आए आंसू साफ करके नैना की तरफ पलटते हुए, लेकिन अब मैंने अपनी नियति के साथ समझौता कर लिया है, जहां मेरी नियति मुझे ले जाए मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। और इन सबसे अलग एक और हकीकत है, जो ये है कि चाहे जिन भी हालात में, लेकिन अपने मंगलसूत्र को छूते हुए मेघनिहोत्री से मेरी शादी हुई है और इस सच को मैं भी कभी नहीं बदल सकती। नैना कुछ पल तक आना को देखने के बाद एक बात का जवाब सच सच देगी। आना अपना सर हिलाते हुए, हम। नैना, आर यू इन लव विथ हिम? आना हड़बड़ा कर, ये क्या कुछ भी बकबकवास का कह रही है तू? नैना गंभीरता से, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है अरु, एंड आई वांट योर आंसर, अत्यधिक गंभीरता के साथ। डू यू लव हिम अरु? नैना की बात सुनकर आना का दिल तेजी से धड़क उठता है और वो नैना की बात सुनकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है, लेकिन नैना भी आज पूरी जिद पर थी और आसानी से बात को छोड़ने वाली नहीं थी, इसीलिए वह भी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और सवालिया नजरों से आना को देखने लगती है। आना खुद को देखती नैना से गहरी सांस लेते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है नैना जैसे तू सोच रही है। नैना, बेहतर होगा अगर ऐसा कुछ नहीं हो तो अरु, क्योंकि तुझे तड़पता और बर्बाद होता मैं हरगिज नहीं देख सकती। आना नैना का हाथ थामकर, मैं जानती हूँ कि कभी अगर ऐसा हुआ भी तो मैं सिवाय खुद को तकलीफ देने के और कुछ भी हासिल नहीं करूंगी, और इन सबसे अलग एक हकीकत यह भी है कि वो शख्स मेरे पापा की तकलीफ और परेशानी की वजह है, तो उसके लिए ऐसा चाहना तो दूर, मेरे लिए सोचना भी दूर की बात है, इसीलिए तू बिल्कुल फिक्र मत कर मेरी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। नैना, आई होप सो कि ऐसा ही हो। आरनामचा, ये सब छोड़ और मुझे ये बता कि राहुल और पापा कैसे हैं? नैना, सब बिल्कुल ठीक है, राहुल भी यहाँ मेरे साथ आना चाहता था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि बेवजह कुछ भी बात बिगड़े, इसीलिए मैंने उसे यहाँ आने से मना कर दिया। तो जानती है कि वो तेरी कितनी फिक्र करता है। आरनाम, ठीक किया तूने, मेरा दोस्त, मेरा भाई, हर एक रिश्ता जिया है मैंने उसके साथ, और कभी सोचा नहीं था कि उससे मिलने या बात करने के लिए भी मुझे सोचना पड़ेगा। नैना आना के कंधे पर हाथ रखकर, डोंट वरी, देखना जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। आरनाम नैना कमरे को देखते हुए, वैसे कुछ भी हो भस्मासुर का टेस्ट और चॉइस काफी अच्छा है, बस अगर शक्ल और पर्सनैलिटी के साथ उसके सड्डू जैसे बनाए हुए मुंह पर थोड़ी नरमी और मुस्कुराहट होती ना तो बंदे का जवाब नहीं होता, लेकिन नहीं, उसे तो जैसे भस्मासुर बनने में ही अपनी शान नजर आती है, बस जब देखो तब पूरे टाइम बोरिया भर भर के घमंड और सड्डूपन से नहाया रहता है। आरना, अच्छा तू छोड़ना ये सब बातें, अपना बता कुछ। नैना। इसके बाद थोड़ी देर तक नैना आना से यूं ही बात करती रहती है। इधर दूसरी तरफ रिदांश की बात सुनकर अनिकेत सकते में आ गया था। अनिकेत अचंभे से, ये क्या कह रहा है रिदु, तू तो श्योर है कि ये वही है? रिदांश गुस्से से अनिकेत की तरफ पलटते हुए, तुझे लगता है कि कोई इंसान अपनी बर्बादी को कभी भूल सकता है? जिंदगी के एक नासूर बने हिस्से की यादें कभी धुंधला सकती है, कभी नहीं। नफरत और गुस्से के मिले जुले भाव से मैंने जब से होश संभाला तब से बस अपनी पूरी जिंदगी इस दिन के इंतजार में ही जी है, और अब इस मौके को मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। मैं तब कमजोर था लेकिन आज नहीं, और अगर मैं चाहूं तो इस किस्से को एक पल में खत्म कर सकता हूं, लेकिन ये सजा बहुत ही आसान होगी जो मैं हरगिज नहीं चाहता। उन्हें तिल तिल तड़पा तड़पा कर बरसों से अपने सीने में लगी इस आग को ठंडा करूंगा। अनिकेत, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है रिदु, अगर ऐसा था और तू हकीकत जान चुका था तो फिर तूने उस लड़की से शादी ही क्यों की? रिदांश, क्योंकि वो लड़की मेरी। तभी रिदांश का फोन बजता है और वो अपना फोन लेकर देखता है तो फोन घर से था, और वो नंबर देखकर फोन पिक करता है, और दूसरी तरफ की बात सुनकर उसके चेहरे का रंग ही एकदम बदल जाता है और उसके एक्सप्रेशन गुस्से के बदले फिक्र में बदल जाते हैं, और वो बस पहुंचता हूं कहकर जल्दी से फोन काट देता है। अनिकेत, क्या हुआ रिदु, तू परेशान लग रहा है, सब ठीक तो है ना? रिदांश परेशान होकर, वो माँ दूसरी तरफ नैना और आना अभी भी बातों में ही लगे थे। नैनाछा, यहाँ वैसे कौन कौन रहता है? आरना में अग्निहोत्री, उनके एक भाई और दो बहनें। नैनाछा, और इन लोगों के पेरेंट्स? आरना, प्रिशा ने बताया था कि उनके पापा तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन माँ है जो उनके साथ ही रहती है, मगर जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से ही मैंने उन्हें यहाँ नहीं देखा। नैना कंधे उचकाते हुए, पता नहीं, पूरा का पूरा खानदान ही अजीब लगता है मुझे। खैर चल, अब मैं निकलती हूँ, काफी लेट हो गया है, और वैसे मैं नहीं चाहती कि उस भस्मासुर से मेरा सामना हो और बेवजह मेरा पारा हाई हो, तो मैं निकलती हूँ फिर। आरनाम, ठीक है, लेकिन बहुत लेट हो गया है, तो अकेले नहीं जा सकती। नैना, और क्यों नहीं जा सकती आरना, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और तेरा घर भी यहाँ से दूर है, और इस वक्त तेरा अकेले जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो ऐसा करके राहुल को बुला ले, वो तुझे पिक कर लेगा। नैनान ही, अरु राहुल को यहाँ बुलाना ठीक नहीं है, बेकार में ही बात बिगड़ेगी, डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगी। इसके बाद आना नैना को छोड़ने के लिए बाहर जाती है, जहां पहले से ही आयुष गार्डन में बैठा था और उन दोनों को देखकर खड़ा हो जाता है। आयुष नैना से, जा रही है आप? नैना उल्टा जवाब देते हुए, ये रास्ता अंदर की तरफ तो जा नहीं रहा, आई थिंक ये रास्ता बाहर की तरफ ही जा रहा है, तो जाहिर है कि जा ही रही हूँ। आना बात बदलते हुए, आयुष जी, क्या कोई ड्राइवर नैना को घर तक छोड़ आएगा? वो क्या है ना, काफी लेट हो गया है और इसका ऐसे अकेले जाना सिर्फ नहीं है। आयुष जी, भाभी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन फिलहाल कोई भी ड्राइवर यहाँ मौजूद नहीं है। आना झिझकते हुए, अगर आप बुरा न माने तो क्या आप, मेरा मतलब है कि बस आप किसी सेफ टैक्सी या गाड़ी तक इसे छोड़ दीजिए। आयुष कुछ सोचते हुए, मैं नैनारू, तो खामखा परेशान हो रही है, मैं मैनेज कर लूंगी। आयुष, ठीक है भाभी, मैं चला जाऊंगा और इन्हें इनके घर तक ही छोड़ाऊंगा। नैना कुड़कर, क्यों ड्राइवर हो तुम, कुछ काम वाम नहीं है तुम्हें? आना नैना का हाथ दबाते हुए, नैना आयुष की तरफ देखकर, आई एम सॉरी, वो क्या है ना, बस इसे मजाक करने की आदत है।
आयुष, नो नो, इट्स रियली ओके भाभी, आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। नैना आना से आंखों ही आंखों में जाने के लिए मना करती है, लेकिन आना भी आंखों ही आंखों में उससे उसकी एक न सुनने वाला लुक देती है और मजबूरन नैना को आना की बात माननी पड़ती है। आयुष नैना की तरफ देखकर, अब चले, मुझे जल्दी भी वापस आना है। नैना खा जाने वाली नजरों से आयुष को देखते हुए, हाँ जैसे मैंने ही तो तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की है कि चलो मेरे साथ। आना से गले मिलते हुए उसे बाय कहकर आयुष की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए, अब चलो या यहीं खड़े रहोगे। इसके बाद नैना आयुष के साथ वहां से चली जाती है और उनके जाने के कुछ देर बाद आना भी वापस घर के अंदर आ जाती है। जैसे ही आना वापस अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है कि उसे सीढ़ियों के नीचे पीछे वाले हिस्से में किसी चीज के गिरने की एक तेज आवाज आती है। इस वक्त लिविंग एरिया में कोई भी मौजूद नहीं था। एक पल तक आना वही खड़ी रहती है, लेकिन जब उसे उस तरफ से दोबारा आवाज आती है तो वो उस दिशा में अपने कदम बढ़ाती है और आवाज की तरफ जाते हुए कुछ ही देर में वो एक कमरे के सामने खड़ी थी और उसे याद आता है कि सुबह घर की सफाई करते वक्त भी समांथा ने उसे इस तरफ आने से साफ मना किया था और यही सोचकर आना अपने कदम वापस लेने को होती हो कि एक बार फिर कमरे से आती आवाज ने उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया था और कुछ सोचने के बाद वो कमरे के दरवाजे की नौ पर लगी चाबी को घुमा देती है और धीरे धीरे उस दरवाजे को खोलती है और जैसे ही वो दरवाजा आधा खुलता है कि एक जोरदार झटके के साथ कोई आना को अपनी तरफ खींच लेता है और इस सब के महज एक ही सेकंड बाद एक भारी भरकम वास उस दरवाजे से बाहर आता है और अगर एक पल और आना वहां खड़ी होती तो वो वास सीधा आना के सर में ही आकर लगता और अचानक हुए इस वाक्य और वास के टूटने की आवाज से आना ने शॉक्ड होकर अपनी आंखें अभी तक बंद की हुई थी और उसे कुछ पल तक ये भी होश नहीं था कि वो इस वक्त किसकी बाजुओं में है। और जैसे ही उसे इस बात का इल्म होता है और हमेशा की तरह अभी भी रिदांश से आती एक अलग और मनमोहक खुशबू का एहसास उसे होता है तो वो एक झटके से रिदांश से खुद को दूर कर लेती है और इससे पहले कि उन दोनों में से कोई कुछ भी प्रतिक्रिया देता, एक अनजानी आवाज आना के कानों में पड़ती है, रिदु तू आ गया। रिदांश आना के पीछे की तरफ बढ़ते हुए, हाँ मैं आ गया माँ। आना भी अब अपने पीछे की तरफ मुड़ती है और रिदांश के साथ मौजूद उस औरत को देखती है जिसे वो अपनी मां कह रहा था और जिसके एक्सप्रेशन और हालत देखकर साफ मालूम पड़ रहा था कि वो कुछ अलग है, या यूं कह सकते हैं कि अपनी उम्र के हिसाब से उनका दिमाग और रवैया और जिद बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह था और जिसे एक समझदार मां की तरह रिदांश समझाने और शांत करने की कोशिश कर रहा था। एपिसोड 27 to 50 रिदु तू आ गया। रिदांश आना के पीछे की तरफ बढ़ते हुए, हाँ मैं आ गया माँ। आना भी अब अपने पीछे की तरफ मुड़ती है और रिदांश के साथ मौजूद उस औरत को देखती है जिसे वो अपनी मां कह रहा था और जिसके एक्सप्रेशन और हालत देखकर साफ मालूम पड़ रहा था कि वो कुछ अलग है, या यूं कह सकते हैं कि अपनी उम्र के हिसाब से उनका दिमाग और रवैया और जिद बिल्कुल चुम्माई छोटे बच्चे की तरह था और जिसे एक समझदार मां की तरह रिदांश समझाने और शांत करने की कोशिश कर रहा था। कल्पना जी रिदांश की मां आना को देखते हुए रिदांश की बाजू पकड़कर उसके पीछे छुप जाती है। कल्पना जी आना की तरफ इशारा करते हुए, कौन है, मुझे मारने आए हैं ना, ये इसे भगा दो यहाँ से। रिदु भगा दो यहाँ से। गुस्से से आना को घूरते हुए, मैं मारूंगी तुमको, भागो यहाँ से। इधर उधर कुछ ढूंढते हुए नजरें घुमाते हुए मैं कहती हूँ भाग जाओ यहाँ से। तभी कल्पना जी की नजर कोने में रखे एक शीशे के वास पर पड़ती है और वो उसे जल्दी से उठाकर आना की तरफ बढ़ने को होती है, लेकिन उससे पहले ही रिदांश उनका हाथ पकड़ लेता है। रिदांश कल्पना जी के हाथ से वास लेते हुए, माँ ये आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आई है और ना ही ये आपको मारेगी। कल्पना जी रिदांश को देखते हुए, इसका मतलब ये भी गुड गर्ल है। रिदांश एक पल सोचकर, हाँ माँ। कल्पना जी सवाल करते हुए, मगर ये यहाँ क्यों आई है? रिदांश क्योंकि माँ ये यही रहती है हमारे घर में। कल्पना जी मासूमियत से, क्यों, इसका घर कहाँ है और ये हमारे घर में क्यों रहती है? रिदांश कल्पना जी का हाथ पकड़कर, माँ अभी आप अपने कमरे में चलिए, हम बाद में बात करेंगे। कल्पना जी हल्की नाराजगी से रिदांश से अपना हाथ छुड़ाकर अपने दोनों हाथ बांधते हुए, नहीं मुझे अभी जानना है और जब तक मुझे तुम बताओगे नहीं मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। रिदांश जानता था कि अब कल्पना जी अपनी जिद पर अड़ी रहेंगी और जब तक वो उनके सवाल का जवाब नहीं देगा तब तक वो बिल्कुल नहीं मानने वाली, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें आखिर आना के बारे में क्या बोले और कैसे उन्हें समझाएं, क्योंकि जाहिर था कि वो अपनी असली इंटेंशन तो चुम्माई भी सूरत में उनके आगे जाहिर नहीं कर सकता था। रिदांश गहरी सांस लेकर आना की तरफ इशारा करके, माँ ये मेरी वाइफ है। कल्पना जीएस मंजस से वाइफ। रिदांश कल्पना जी को बच्चों की तरह समझाते हुए, वाइफ मतलब जैसे आपकी पहले वाली डॉली गुड़िया थी ना, और आपने कुछ दिन पहले उसकी शादी की थी ना, जब बहुत सारा अच्छा खाना भी बनवाया था और आपने अपनी डॉली को नए कपड़े भी पहनाए थे और फिर वो अपने नए घर चली गई थी, बस ऐसे ही इसका आना भी अब यही नया घर है। कल्पना जियारना को देखकर, मतलब कि ये भी मेरी तरह डॉली की तरह एक दुल्हन है। रिदांश, माँ। कल्पना जी खुश होकर आना को देखकर, फिर अब ये हमेशा हमारे साथ यही हमारे घर में रहेगी। रिदांश अपना सर हिलाते हुए, हाँ। तभी शॉपिंग से अभी अभी आए नम्या और प्रिशा भी वहां आ जाते हैं और उन्हें देखकर एक बार भी कल्पना जी रिदांश की तरफ आ। प्रिशा, क्या हुआ भाई? नम्या अपनी मां की तरफ देखकर, भाई सब ठीक तो है ना? रिदांश, डोंट वरी सब ठीक है। कल्पना जी प्रिशा और नम्या को देखकर, ये दोनों एक कौन है? रिदांश एक हाथ कल्पना जी के कांधे पर रखकर दूसरे से उनका हाथ थाम कर, माए अपनी प्रिशा और नम्या, बताया था ना मैंने उस दिन भी आपको, आप फिर से भूल गए? कल्पना जी सोचते हुए, हम बताया तो था। रिदांश, अच्छा चलिए अब बाकी बातें बाद में, अब आप आराम कर लीजिए। कल्पना जी, हम। इसके बाद रिदांश कल्पना जी को उनके कमरे में ले जाता है और कुछ पल बाद नम्या भी वहां से अपने कमरे में चली जाती है। आना, जो कि अब तक शांत और स्तब्ध खड़ी ये सब देख रही थी,
उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो कभी हमेशा घमंड और ईगो में रहने वाले रिदांश अग्निहोत्री की ये सॉफ्ट साइड भी देखेगी, जिसे उसने अब तक कभी भी चुम्माई से भी प्यार से तो दूर नॉर्मल तरीके से बात करते भी नहीं देखा था। जिस तरीके से रिदांश अपनी मां को एक मासूम बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा था, उसने ऐसा कभी ख्वाब में इमेजिन भी नहीं किया था। हालांकि कल्पना जी की ये हालत देखकर आना के मन में कई सवाल भी पैदा हुए। भी आना की नजर अपने से थोड़ी दूर खड़ी प्रिशा पर पड़ती है, जिसके चेहरे पर मायूसी और दुख साफ झलक रहे थे। आना प्रिशा के करीब जाकर उसके कांधे पर अपना हाथ रखती है और प्रिशा नम आंखों से उसकी तरफ देखती है। आना प्रिशा का हाथ पकड़कर उसे लिविंग एरिया की तरफ ले जाती है और उसे सोफे पर बिठा देती है। आरना प्रिशा का हाथ थामते हुए, इस वक्त तुम क्या महसूस कर रही हो मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। आखिर मैं भी हमेशा माँ की ममता से महरूम ही रही हूँ, लेकिन तुम देखना जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। प्रिशा आंसू भरी आंखों से, लेकिन कब भाभी, आखिर कब सब ठीक होगा? इतने सालों से बस इसी आस में हर दिन गुजर जाता है कि शायद कल माँ हमसे प्यार से लाड लड़ाएंगी, शायद कल माँ हमें हमारा नाम पुकार कर आवाज देंगी, शायद बरसों से जिस ममता के लिए ये दिल तड़पा है वो हमें मिल जाएगी। लेकिन भावुक होकर, लेकिन रोज ये सब ख्वाब महज बस एक रेत के महल की तरह ढह जाता है। तो दिन पर दिन ये उम्मीद और ये आस सब टूटती सी जा रही है। ऐसा लगता है कि शायद अब कभी माँ का प्यार मिलेगा ही नहीं हमें। आरना प्यार से प्रिशा के आंसुओं को पहुंचते हुए, उम्मीद पर दुनिया कायम है प्रिशा, और मेरा दिल कहता है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा और तुम देखना जल्दी ही तुम्हारी ये हर ख्वाहिश पूरी होगी। झिझकते हुए, जानती हूँ कि ये तुम्हारा फैमिली मैटर है, लेकिन तुम्हारी मॉम एसिमरा मतलब है कि उनकी ये हालत कैसे हुई और वो एकदम ऐसे बच्चों की तरह क्यों रिएक्ट करने लगी। प्रिशा रव्या की तरफ देखकर, अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो इट्स टोटली ओके प्रिशा, ये बात नहीं है भाभी, अब आप भी हमारे घर का एक हिस्सा हो तो आपका हक है सब जानने का। जब मैं बहुत छोटी थी तब पापा की डेथ हो गई थी, मुझे तो ठीक से कुछ भी याद भी नहीं है। नम्यादी और आयुष भाई ने ही मुझे सब बातें बताई। हालांकि वो दोनों भी छोटे ही थे, लेकिन उनमें इतनी समझ थी कि चीजों को समझ सकते थे। जब तक पापा थे सब ठीक था, लेकिन उनकी डेथ के साथ ही हमारे घर से खुशियां और सुकून सब चला गया। माँ पापा की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनकी दिमागी हालत। गहरी सांस लेकर हमारे सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स ने हमसे मुंह मोड़ लिया। हमें संभालने वाला रिदांश भाई के सिवा और कोई नहीं था। माँ को तो अपना ही सुध-बुध नहीं था, तो हमें क्या देखती। हम तीनों बहन भाई और माँ के साथ घर की भी सारी जिम्मेदारी रिदांश भाई के कांधों पर आ गई। वो दिन रात मेहनत करके मुश्किल से हमारा पेट पाल रहे थे। अक्सर हम तीनों बहन भाई तो रोकर या रिदांश भाई से कहकर अपनी फीलिंग्स जाहिर कर लिया करते थे, लेकिन रिदांश भाई के पास ऐसा कोई नहीं था जिससे वो अपना दर्द बांटते। उन्होंने अपना दर्द, अपनी सारी तकलीफ अपने दिल के चुम्माई कोने में छुपा ली और धीरे धीरे ये दर्द और तकलीफ उनके दिल को पत्थर जैसा बनाता गया। और पापा की मौत के दिन आखिरी बार मैंने भाई की आंखों में आंसू देखे थे, उस दिन के बाद जैसे उनके आंसू और मुस्कुराहट जैसे हमेशा के लिए कहीं गुम ही हो गए। लोगों को लगता है कि भाई पत्थर दिल है और चुम्माई के इमोशंस की कदर नहीं करते, लेकिन इस सब में उनका कोई कसूर नहीं। कसूर है तो हालात का, जिसने उन्हें ऐसा बना दिया। बिना उन जख्मों पर मरहम लगाकर कोई मेरे भाई के दिल में झांक कर देखे, उनसे ज्यादा खूबसूरत दिल दुनिया में और चुम्माई का नहीं। काफी वक्त यूं ही गुजर चुका था और जितना भाई दिन रात मेहनत करके कमाते थे वो मुश्किल से ही बस हमारे गुजारे के लिए पूरा हो पाता था, और फिर उस पर माँ का इलाज और उनकी दवाएं, तो दिन पर दिन सब मुश्किल होता जा रहा था। जब हालात ज्यादा खराब होने लगे तो भाई ने गांव में पापा के नाम पर एक जमीन को बेच दिया, जिसके बदले उन्हें 10 लाख मिले। हालांकि वो हमारी जमीन की कीमत के मुताबिक बहुत कम थे, लेकिन मजबूरी में भाई ने उसे इसी रकम में बेच दिया। कुछ महीने यूं ही बीत गए, जमीन से मिली आधी रकम लगभग खत्म हो चुकी थी। भाई यही सोचकर परेशान थे कि आखिर में वो आगे क्या करे। फिर एक दिन भाई परेशान से एक क्लब के पास से गुजर रहे थे कि जाने अचानक क्या हुआ कि उनमें कदम खुद ही उस क्लब की तरफ बढ़ गए, और कुछ ही देर में वो भी बाकी लोगों की तरह उस क्लब के अंदर चले गए। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनकी चुम्मामत ही खुद उन्हें यहाँ लेकर जा रही है और वहां जाकर उनकी चुम्मामत पूरी तरह बदलने वाली थी। फ्लैशबैक, 18 साल का रिदांश अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर सोच में डूबा था, और जो कुछ पैसे उसके पास बचे थे उन्हें आज बैंक से लेकर घर की तरफ ही जा रहा था, क्योंकि उसे अपनी मां के इलाज के लिए काफी पैसों की सख्त जरूरत थी और उसके पास जो कुछ भी था बस यही था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि आगे जाकर वो कैसे अपने परिवार का पेट पालेगा, क्योंकि इस वक्त न तो उसके पास पैसा था और न ही कोई डिग्री ही जिससे वो कोई छोटी मोटी जॉब भी हासिल कर सकता था। अचानक ही अंधेरी रोड पर सोचते हुए चलते हुए उसकी नजर एक कसीनो क्लब पर गई और अनायास ही पैसों का बैग लिए हुए उसके कदम उस तरफ बढ़ गए। जब रिदांश उस क्लब के अंदर गया तो उसने देखा कि वहां भारी मात्रा में हर टेबल पर भीड़ इकट्ठा थी और टेबल पर मौजूद लोगों के बीच शत के पैसे और सिक्के रखे थे। रिदांश ने कभी ये खेल खेला तो नहीं था, लेकिन अक्सर अपने दोस्तों को इसके बारे में बात करते सुना था और उसके पापा ने भी उसे कई बार इस खेल और इससे जुड़े नियम बताए थे। रिदांश ने एक नजर अपने पैसों के बैग पर डाली और अगले ही पल वो सामने वाले टेबल की तरफ बढ़ गया। टेबल पर पहले से मौजूद एक 4045 साल के मोटे से आदमी ने रिदांश पर अपनी एक नजर डाली और कहा, आदमी क्यों, क्या चाहिए बच्चे, ये तुम्हारे जैसे बच्चों के खेलने की जगह नहीं है, झिड़कते हुए चलो जाओ यहाँ से। रिदांश टेबल पर बैग रखते हुए फुल कॉन्फिडेंस से बैठते हुए, खेल ही तो खेलने आया हूं यहाँ। आदमी हंसकर मजाक उड़ाते हुए, अच्छा मजाक था बच्चे, लेकिन ये बच्चों का खेल नहीं। रिदांश, खेल चाहे जिंदगी का हो या चुम्माई और का तजुर्बे और दिमाग के साथ लग काम आता है, उनका कोई मोल नहीं होता। आदमी अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए, क्या वाकई में चलो देखते हैं, फिर बैग की तरफ इशारा करते हुए, कितना माल लाए हो दांव पर लगाने के लिए। रिदांश कुछ सोचकर, 3 लाख। आदमी हंसते हुए, 3 लाख तो इस टेबल पर बैठने का किराया भी नहीं बरखुरदार।
रिदांश मन में मैं हार गया तो ये बचे हुए रुपए भी मेरे हाथ से चले जाएंगे। खुद को मोटिवेट करते हुए नहीं रिदांश, जस्ट थिंक पॉजिटिव, यू कैन डू इट। आदमी रिदांश के आगे अपना हाथ हिलाते हुए कहा, खो गए बच्चे। रिदांश, जितना भी है मेरे पास सब लगाने के लिए तैयार हूं, 5.5 लाख लगाने को तैयार हूं मैं। आदमी अपनी आईब्रो ऊपर उठाते हुए, पैसे तुम्हारे अपने हैं। रिदांश, हम आदमी ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा तेरे पास और क्या है जिसे दांव पर लगाया जा सके। रिदांश, मेरे पास इन पैसों के सिवा एक फूटी कौड़ी नहीं है, जो है यही है। आदमी, कभी ये खेल खेला है रिदांश? नहीं आदमी, फिर भी इतना रिस्क लेने को तैयार हो। रिदांश, अगर ये पैसे मेरे पास से चले गए और मैं हार गया तो अपनी माँ के कुछ दिनों के इलाज की आखिरी रकम भी गवा दूंगा और साथ ही मुझे अपने पूरे परिवार के साथ ही एक वक्त की रोटी के लिए दर-दर भटकूंगा। लेकिन ये सब जाते बूझते भी मैं फिर भी ये रिस्क लेना चाहता हूँ, क्योंकि कोशिश के बाद अगर हार हो तो वो आपका लक है, लेकिन बिना कोशिश के ही अगर हथियार डाल दो तो ये आपकी बुजदिली है। और रिदांश अग्निहोत्री बुजदिल कहलाने से बेहतर मरना पसंद करेगा। आदमी, इंप्रेसिव एक्सप्रेशन के साथ, हम बातें तो अपनी उम्र से बढ़कर और कमाल की करते हो, लेकिन बच्चे बात यह है कि इस वक्त जितने सारे मिलाकर रुपए तुम्हारे पास है उससे तो टेबल की ओपनिंग भी नहीं होती। सिर्फ ओपनिंग के लिए ही 25 लाख की जरूरत होती है। उम्मीद करता हूं कि कभी न कभी जिंदगी में तुम्हारे साथ खेलने का मौका चुम्मामत जरूर देगी। रिदांश कुछ कहता उससे पहले ही एक अनजान आदमी की आवाज उसके कानों में पड़ती है, जो उन्हीं की टेबल के पास आ खड़ा हुआ था। रिदांश उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखता है, जो देखने में एक अच्छा खासे पैसे और रुतबे का इंसान मालूम पड़ रहा था, और जिस तरीके से वो रिदांश के आगे बैठे आदमी से बात कर रहा था, और वो वापस वो आदमी जिस इज्जत और अदब से सामने खड़े शख्स को मिस्टर खुराना कहकर बात कर रहा था, और जैसे वो उस शख्स से साफ मालूम पड़ रहा था कि वो दूसरा शख्स यहाँ का मालिक है, और जो काफी देर से उस आदमी और रिदांश की बातों को नोटिस कर रहे थे। मिखुराना, जब अगर ये बच्चा खेलने के लिए इतना ही कॉन्फिडेंस है तो तुम इसे मौका क्यों नहीं देते जॉन? जॉन, मैं इसे मौका जरूर देता मिखुराना, लेकिन इसके पास सिर्फ ओपनिंग की रकम भी नहीं है, और ये कसिनो और इसके रूल्स तो आपके अपने हैं। फिर आप मुझसे बेहतर यहाँ के रूल्स समझते हैं। मिखुराना रिदांश की तरफ देखकर, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी और जिस तरीके से तुम्हें पैसे की सख्त जरूरत है तो तुम क्यों इसे दांव पर लगाने का रिस्क ले रहे हो? रिदांश गंभीरता से, सर, अक्सर बचपन में मुझे परियों की कहानियां सुनाया करती थी, जिसमें एक अचानक से एक परी एक गरीब बेसहारा और लाचार लकड़हारे को रातों रात बादशाह बना देती है, और उस परी के जादू से उस गरीब लकड़हारे की जिंदगी पूरी तरह बदलकर उसे हमेशा के लिए खुशियों की सौगात देती है। जानते हैं सर, बचपन में अक्सर ये कहानी सुनकर बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन हकीकत इन परी कथाओं से बहुत अलग है। बिकॉज इन रियलिटी लाइफ इज नॉट अ फेरी टेल। आपको खुद अपनी चुम्मामत की लड़ाई कभी अपनी मेहनत के बलबूते पर तो कभी कहीं चुम्माई मोड़ पर रिस्क लेकर लड़नी ही होती है, जिसमें आपको दो ही मंजिल मिलेंगी, जीत या हार। और मैं जानता हूं आज मेरी मंजिल भी इनमें से एक ही होगी। और सच में सर, अगर मैं आज यहां हार भी गया तो मुझे जरा भी अफसोस नहीं होगा, क्योंकि ये पैसे तो कभी न कभी खत्म हो ही जाएंगे। हालांकि मैं जानता हूं कि हमारा कुछ वक्त इन पैसों के सहारे आराम से कट जाएगा, लेकिन फिर भी अगर मैं हार गया तो कम से कम इस बात का पूरा सुकून होगा कि मैंने कोशिश तो की। मिखुराना इंप्रेसिव होकर रिदांश की पीठ थपथपाते हुए, मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारा जज्बा देखकर, एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन यंग मैन, यहाँ के कुछ रूल्स हैं और जिन्हें चुम्माई के लिए भी नहीं तोड़ा जा सकता है। मुझे पूरे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम आज यहाँ नहीं खेल पाओगे। रिदांश, मैं समझता हूं सर की रूल्स नहीं ब्रेक किए जा सकते, लेकिन अगर अपनी दांव पर लगाने वाली कीमत बढ़ा दूं तो फिर तो मैं इस खेल को खेलने के लिए एलिजिबल हो सकता हूं ना जॉन? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास इसके सिवा एक फूटी कोड़ी भी नहीं। रिदांश, हम बिल्कुल सच कहा था मैंने मिखुराना, तो फिर तुम कीमत कैसे बढ़ाओगे? रिदांश गंभीरता के साथ, मैं इन 5 लाख के साथ ही खुद को दांव पर लगाता हूं जॉन की तरफ देखकर। अगर मैं आज यहां हार गया तो इन पैसों के साथ ही मैं अपनी पूरी जिंदगी भी सिर्फ आपका एक गुलाम बनकर गुजार दूंगा, एंड आई प्रॉमिस दे। और रिदांश अग्निहोत्री कभी अपने प्रॉमिस नहीं तोड़ता। सो नाउ लेट अस बिगिन द गेम। रिदांश की बात सुनकर मिखुराना और जॉन दोनों हैरान और शॉक्ड होकर उसे देख रहे थे। जॉन, मानना पड़ेगा काफी जानबाज हो तुम बच्चे। मिखुराना, हाँ बिल्कुल, लेकिन चलो मैं आज तुम्हें और तुम्हारे इस कॉन्फिडेंस को देखते हुए यहाँ खेलने की इजाजत दे देता हूँ, पर इसकी तो कोई गारंटी नहीं ना कि सामने वाला तुम्हारी इस शर्त पर दांव लगाने के लिए तैयार हो। अगर कोई ऐसा हो जो तुम्हारी बात मानकर दांव लगाने के लिए तैयार हो तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तुम्हारे यहाँ खेलने से। जॉन रिदांश की तरफ देखकर, ठीक है, मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ, मुझे मंजूर है तुम्हारी ये कीमत। खेल शुरू होने की प्रक्रिया शुरू होती उससे पहले ही एक आवाज उन तीनों लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। ठहरो, ये खेल नहीं खेला जाएगा। उन दोनों लोगों के साथ ही रिदांश भी आवाज की दिशा में देखता है, जहां लगभग उसी की उम्र का एक लड़का खड़ा था, जिसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा था और जो अपने पहनावे से एक अच्छा खासा खाता पीता घर का नजर आ रहा था। कुछ ही पल में वो लड़का रिदांश की टेबल पर ही आकर खड़ा हो जाता है। लड़का, रिदांश से तुम्हें इस बेकार सी शर्त के साथ खेलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बाकी पैसों की रकम को दांव पर लगाऊंगा और जब तुम जीत जाओगे तो मेरे पैसे मुझे वापस दे देना। रिदांश उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखते हुए, और क्या मैं इस मेहरबानी की वजह जान सकता हूँ? लड़का, इसकी 2 वजह है। पहली तो तुम्हारा जज्बा और खुद पर अटूट विश्वास से, दूसरा भी कुछ देर पहले तुमने ही कहा था ना कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, और तुम्हारा खुद पर दांव लगाने का मतलब कि पूरे परिवार को दांव पर लगाना और अपने परिवार को इस पैसे के लिए दर्द से गुजरते देखना। उन्हें खोना क्या होता है ये बात मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि एक वक्त था जब मैं इसी दर्द से गुजर चुका हूँ और अपने परिवार को इस बेदर्द गरीबी और भूख की आग से नहीं बचा पाया था। और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कोई और भी मेरी तरह इसी दर्द से गुजरे। आज मेरे पास पैसा है, दौलत है, लेकिन परिवार नहीं, और मैं दिल से चाहूंगा कि तुम कभी मेरी जगह खड़े होकर ये बात चुम्माई को न बोलो जो आज मैं तुम्हें बोल रहा हूं।
रिदांश लेकिन मैं लड़का टोकते हुए, जब गरीबी और तंगी सर पर सवार होती है ना तो ये साली चुम्मामत भी बस अक्सर धोखा ही देकर जाती है। और एक बार सोचो अपने परिवार के लिए कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उनको कौन देखेगा। रिदांश कुछ सोचते हुए, ठीक है, लेकिन इसके बाद जो भी कीमत मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हें मंजूर होगी, तभी मैं तुम्हारी इस बात को मानूंगा। लड़का मंजूर है रिदांश, तुम्हारा नाम लड़का दक्ष। इसके बाद रिदांश दक्ष के साथ दांव लगाकर जॉन के साथ खेल शुरू करता है। इस खेल में प्रत्येक खिलाड़ी को डीलर से 4 कार्ड बांटे जाते हैं, जिसमें केंद्र में 4 कार्ड फेसअप होते हैं। सौदा परंपरागत रूप से एक बार में 2 कार्ड, प्रत्येक खिलाड़ी को 2 कार्ड, टेबल पर 2 कार्ड और डीलर को 2 कार्ड किया जाता है। शेष कार्ड अलग रखे गए हैं। प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा अपने 4 पत्ते खेलने के बाद उन्हें शेष पत्तों के ढेर में से 4 और बांटे जाते हैं। पहली डील के बाद टेबल पर कोई और कार्ड नहीं बांटा जाता है। ये तब तक जारी रहता है जब तक कि सभी 52 कार्ड नहीं खेले जाते। अंतिम हाथ का काम करते समय डीलर को अंतिम की घोषणा करनी चाहिए। आखिरी हाथ खेला जाने के बाद और डीलर के बाईं ओर जाने के बाद स्थिति बना ली जाती है। वहां मौजूद इतनी छोटी उम्र के रिदांश और दक्ष खेल को देखने के लिए बहुत से लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। शुरुआत में देखने वालों को लग रहा था कि रिदांश की गेम वीक चल रही है, लेकिन खेल के आखिरी पड़ाव आने तक रिदांश ने पूरे खेल को अपनी तेज बुद्धि और दिमाग से पलट कर रख दिया था और इसी के साथ आखिर में रिदांश ने ये खेल जीत लिया था। जिस तरह से रिदांश ने ये खेल खेला, वहां मौजूद हर इंसान उसके दिमाग और ट्रिक की दाद दे रहा था। जीत की मिली राशि को मिलाकर अब रिदांश के पास पूरे 50 लाख हो चुके थे, जिसमें से 5 उसके अपने थे, 20 दक्ष के और बाकी के जीत में हासिल किए थे। लेकिन रिदांश ने सारी राशि में से केवल 10 अपने पास रखे थे और बाकी के 40 दक्ष के हवाले कर दिए, जो देखकर दक्ष भी असमंजस में था। दक्ष, लेकिन ये तो तुम्हारे हैं ना, फिर मुझे इतने सारे रुपए क्यों दे रहे हो? रिदांश, नहीं, मैंने अपनी रकम से कमाई राशि ले ली, बाकी की रकम मैंने तुम्हारे पैसों से कमाई है, इसलिए उस पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है। दक्ष, लेकिन रिदांश टोकते हुए, शर्त के मुताबिक भी यही बात हुई थी कि जो मैं दूंगा वो तुम चुपचाप रख लोगे। थैंक यू नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो तुमने किया है उसका बदला तो मैं अपनी पूरी जिंदगी भी अगर तुम्हारे नाम कर दूं तो भी कम है। और सच तो यह है कि मैं अगर खुद भी करना चाहूं तो भी तुम्हारा शुक्रिया कभी अदा ही नहीं कर सकता। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो मैं कभी ये जीत हासिल ही नहीं कर पाता। दक्ष, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुम ज्यादा ही सोच रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें वाकई में लगता है कि मैंने कुछ भी किया है तुम्हारे लिए तो बेशक तुम मुझे इसका बदला दे सकते हो। रिदांश, और वो कैसे? दक्ष अपना हाथ आगे बढ़ाकर अपनी दोस्ती का तोहफा देकर। रिदांश अपना हाथ आगे बढ़ाकर, इट वुड बी माई प्लेजर। फ्लैशबैक एंड प्रिशा, उस दिन के बाद से भाई ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और दक्ष भाई और भाई ने कभी भी फिर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। और कुछ वक्त बाद अनिकेत भाई, जो पापा के बहुत अच्छे दोस्त के बेटे होने के साथ ही भाई के बचपन के भी दोस्त थे, यूएस से लौटे और उन्हें हमारे हालात के बारे में सब पता चला तो वो भी भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी हर परेशानी और तकलीफ में साथ रहे। इन तीनों का साथ भले ही चुम्मामत ने जोड़ा था, लेकिन इन तीनों ने अपने साथ को अपनी ऐसी मजबूत ताकत बना लिया जिसकी नींव हिलाना आज तक चुम्माई के बस की बात नहीं। धीरे धीरे भाई ने अपनी मेहनत और जुनून से वो सब हासिल किया जो हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। पूरी दुनिया को आज रिदांश अग्निहोत्री एक चमकता सितारा नजर आता है, एक ऐसा सितारा जिसके पास कोई आए तो वो उसकी तपिश और तेज से ही जल जाए, जिसकी एक आवाज से लोगों की नजरें और आवाज झुक जाती है, जिसके आज खड़े होने पर कोई बैठा नहीं रह सकता। लेकिन इस सब को पाने के लिए मेरे भाई को 10 साल लगे, 9 साल लगे भाई को यहां तक पहुंचने में। और इन बीते 9 सालों में वो हर पल जिस दर्द और तकलीफ से गुजरे उसका अंदाजा चुम्माई को नहीं। भावुक होकर सबको लगता है रिदांश अग्निहोत्री बस एक हार्टलेस और घमंडी बिजनेस टाइकॉन है, लेकिन क्या कोई उस 18 साल के लड़के और उसके छोटे भाई बहन की उस बेबसी को महसूस भी कर सकता है, जहां छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपने बाप को खो दिया, जहां उनकी जन्म देने वाली मां उन्हें आज तक ठीक से पहचानती तक नहीं है, जहां उसके पास अक्सर कितनी बार खाने के लिए लोगों के ताने और गालियां ही होते थे, अक्सर कितनी रातें हमारे भाई ने बस हमारे लिए जाकर भूखे पेट गुजार दी ताकि हम चैन से भरपेट सो सके। हमारे भविष्य के लिए उन्होंने अपने आप तक को दांव पर लगा दिया था। मैं कैसे उस फरिश्ते जैसे भाई को गलत कहना तो दूर, ख्यालों में भी गलत सोच तक नहीं सकती भावुकता से। सच तो यह है कि अगर भाई नहीं होते तो आज हम में से कोई भी शायद जिंदा ही नहीं होता, और अगर होते भी तो कहीं दर दर की ठोकरें ही खा रहे होते। इतना कहते कहते प्रिशा बहुत ज्यादा भावुक हो उठती है और आना अपने ख्यालों से बाहर आकर उसके लिए पानी लेने के लिए किचन की तरफ जाती है। और जब वो कुछ देर बाद पानी का ग्लास लिए वहां आती है तो रिदांश को प्रिशा के पास देखती है और आना के कदम उसे वहां देखकर वही कुछ दूरी पर रुक जाते हैं। रिदांश, जो कि अपनी मां को सुलाकर अभी अभी यहां आया था और प्रिशा को रोता देख उसके पास ही रुककर उसे सांत्वना दे रहा था, जिसे देखकर आना काफी हैरान थी, क्योंकि उसने कभी ऐसी सॉफ्ट साइड इमेजिन तक नहीं की थी, फिर चाहे वो उसकी फैमिली के लिए ही क्यों ना हो। इस वक्त रिदांश बिल्कुल डिफरेंट पसंद लग रहा था और वो एक पिता की भांति प्रिशा को प्यार और सुकून से शांत करने की कोशिश कर रहा था। और फिर प्रिशा थी भी उसकी सबसे छोटी बहन, तो थोड़ी लाडली होना भी जाहिर था, मगर आना के लिए ये सब चुम्माई चमत्कार से कम नहीं था। प्रिशाते हुए रिदांश के गले लगकर, भाई आखिर कब तक सब ऐसे रहेगा, और आखिर कब माँ हमें पहचान कर प्यार से अपने सीने से लगाएंगी, आखिर कब तक उनकी ममता पाने के लिए हमारा दिल यूं ही तड़पता रहेगा, और आखिर कब सब ठीक होगा भाई, आखिर कब? रिदांश प्रिशा का सर सहलाते हुए, डोंट वरी, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। प्रिशा, लेकिन कब भाई? रिदांश, ट्रस्ट है ना अपने भाई पर।
प्रिशा ईश्वर से भी ज्यादा रिदांश प्रिशा के सर को चूम कर तो बस फिर ट्रस्ट मी और बिल्कुल रोना बंद करो। रिमेंबर तुम प्रिशा अग्निहोत्री हो, रिदांश अग्निहोत्री की बहन, और तुम्हारी आंखों में बेबसी के ये आंसू बिल्कुल शोभा नहीं देते। और अग्निहोत्री अपना सर कटा भले ही सकते हैं लेकिन चुम्माई के आगे झुका नहीं सकते, फिर चाहे वो हालात हो या फिर कोई इंसान। और जीतना हमारी तकदीर है, वरना हमारे खून में इतनी ताकत तो बेशक है कि हम अपनी तकदीर अपने हाथों बदल सकते हैं, राइट। रिदांश की बात सुनकर प्रिशा अपने आंसू साफ करते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है। और तभी एन मौके पर आज हुई इन सब बातों और वाक्य से अनजान आयुष घर में आता है, और जब रिदांश की नजर उस पर पड़ती है तो वो प्रिशा को छोड़ कर आयुष की तरफ बढ़ता है और उसके सामने जाकर अचानक ही एक जोरदार थप्पड़ आयुष के बाएं गाल पर जड़ देता है। और आयुष, जो बिल्कुल भी इस थप्पड़ के लिए तैयार नहीं था, अचानक लगे इस जोरदार थप्पड़ से वो अपना बैलेंस खो देता है और बराबर में पड़ी कुर्सी पर मुंह के बल गिर पड़ता है, जिसकी वजह से उसके होंठ के किनारे से खून रिसने लगता है। और इस वक्त कुछ वक्त पहले से बिल्कुल विपरीत एक बार फिर आना को रिदांश के चेहरे पर हमेशा की तरह दिखने वाला उसका बेतहाशा गुस्सा और उसके कठोर भाव ही नजर आ रहे थे। रिदांश के अचानक आयुष पर यूं हाथ उठाने से आना और प्रिशा दोनों शॉक रह गए थे। रिदांश गुस्से से आयुष की तरफ देखकर, कहाँ थे तुम इतने वक्त से? आयुष खड़े होकर अपनी नजरें झुकाकर, भाई वो मैं। रिदांश अपने दांत पीसते हुए तेज आवाज में, आई वॉन्ट योर डे आंसर नाउ। आयुष, भाई दरअसल ड्राइवर घर पर नहीं था, इसीलिए बस मैं अपने एक दोस्त को छोड़ने उसके घर गया था। आर नाम में है भगवान, आयुष जी तो नैना को उसके घर छोड़ने गए थे, जाने में मेरी वजह से आयुष जी को ये सब सहना पड़ रहा है। रिदांश गुस्से से आयुष का कॉलर पकड़ते हुए, बहुत अच्छे से जानते हो ना कि माँ की क्या हालत है, उन्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ सकते, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की तुमने? अगर मैं यहाँ सही वक्त पर नहीं पहुंचता तो तुम समझते भी हो कि क्या हो सकता था। आयुष, मैम सो सॉरी भाई, मुझसे गलती हो गई, मैं जब गया तो माँ आराम से सो रही थी, मुझे नहीं पता कि कैसे ये सब, लेकिन आई प्रॉमिस कि आज के बाद कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं। रिदांश आयुष की बात बीच में काटते हुए, और तुम्हें वाकई में लगता है कि इतनी लापरवाही के बाद भी मैं तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी का दूसरा मौका दूंगा? आयुष, भाई प्लीज एम सो। रिदांश आयुष का कॉलर छोड़कर सकती सेस्ट अप, जस्ट शट अप। आरना हिम्मत करके, मैं अग्निहोत्री, मैं रिदांश गुस्से भरी आंखों से आना की तरफ देखकर, डोंट इवन ट्राई टू इंटरफेयर। रिदांश की डेंजर आवाज सुनने के बाद आना की सारी हिम्मत पल में ही जवाब दे गई और उसके आगे के शब्द उसके गले में ही कहीं अटक के रह गए। रिदांश आयुष की तरफ देखकर, एंड यू गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर नाउ। आयुष रिदांश की बात सुनकर अपना सर झुकाए चुपचाप वहां से अपने कमरे में चला जाता है और उसके चेहरे पर उदासी देखकर आना को भी बहुत बुरा फील हो रहा था। रिदांश भी गुस्से से वहां से अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद आना खाने की प्लेट लेकर आयुष के कमरे की तरफ जाती है और उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देती है। कुछ पल बाद आयुष दरवाजा खोलता है और आना को अंदर आने के लिए कहता है। आरना, टेबल पर खाना रखते हुए, आप पहले जल्दी से खाना खा लीजिए। आयुष, थैंक यू भाभी, लेकिन मुझे भूख नहीं है। आरना, भूख तो है लेकिन मन खराब है, जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ ना। मैं आपको नैना को छोड़कर आने के लिए कहती और ना ये सब होता जाने अनजाने में ही सही, लेकिन मेरी वजह से आपको इतना कुछ सहना और सुनना पड़ा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आयुष, जल्दी से ये क्या कह रही हैं भाभी आप? आपको माफी मांगने या गिल्टी फील करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो कुछ भी हुआ वो सब अनजाने में हुआ, इसीलिए प्लीज आप अपने मन पर कोई बोझ न रखें। आरना आयुष की चोट देखते हुए, आपने दवाई लगाई? आयुष, डोंट वरी भाभी, मैं ठीक हूँ। आरना, अगर आप कहें तो मैं कर दूं। आयुष राज से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर आना की तरफ बढ़ा कर, लीजिए। माँ के हाथ से ना सही भाभी, माँ के हाथ से ही मरहम सही। आरना मुस्कुरा कर, भाभी तो नहीं लेकिन हाँ एक बहन की तरह जरूर मैं ये कर रही हूँ। आइए बैठिए। आयुष वही बेड पर बैठ जाता है। आपको बुरा नहीं लगा? आपके भाई ने सबके सामने आप पर हाथ उठाया। आयुष, आप जानती हैं भाभी, अक्सर जब भी बचपन में कोई चोट लगती थी तो हमेशा ही माँ की याद आती थी, जबकि वो हमेशा से साथ ही रही, लेकिन फिर भी उनका होना या ना होना बराबर ही रहा। हालांकि भाई ने अपने भाई होने के फर्ज के साथ ही हमेशा हमारे माँ बाप होने का फर्ज भी हर कदम पर बखूबी निभाया है। हमें पढ़ाया लिखाया, हमारे सारे सपने पूरे किए और हमें इस काबिल बनाया कि अपने पैरों पर खड़े हो सके। और जितनी कुर्बानी उन्होंने हमारे लिए आज तक दी है, अगर उसके बदले हम उन पर अपनी पूरी जिंदगी भी कुर्बान कर दे तो भी कम है। आरना, दवाई का बॉक्स बंद करते हुए, हम प्रिशा ने आज मुझे बताया कि कैसे और कितनी मुश्किल के बाद मेघ्निहोत्री यहाँ तक पहुंचे। आयुष, कुछ सोचते हुए, आपसे एक बात पूछूं भाभी? आरना जी, कहिए। आयुष, आज रास्ते में नैना जी से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे बताया जिन भी हालातों में आपने भाई से शादी की, मुझे नहीं पता भाई ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो कभी जानबूझकर चुम्माई का दिल नहीं दुखा सकते, इतना मैं उन्हें जानता हूं, लेकिन फिर भी जो कुछ हुआ, क्या आप सब कुछ भूलकर भाई के साथ अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती? आरना गहरी सांस लेकर, मैं अग्निहोत्री आपके भाई हैं और एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में उन्होंने जो कुछ भी किया उसकी मैं दिल से इज्जत करती हूं, लेकिन जिस तरीके से सबके लिए अपना परिवार अहम होता है, उसी तरह मेरे लिए भी मेरे पापा मेरा गुरूर, मेरी जिंदगी है। दुखी भाव से जो कुछ भी मेघ्निहोत्री ने मेरे साथ किया उसको शायद मैं वक्त के साथ भूल भी जाऊं, लेकिन जो कुछ भी मेघ्निहोत्री ने मेरे पापा के साथ किया और वो जिस तकलीफ और बेइज्जती से गुजरे हैं, उसको मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं। आयुष, गहरी सांस लेकर, मैं समझता हूं आपकी सिचुएशन, लेकिन मैं फिर भी यही दुआ और उम्मीद करूंगा कि एक दिन वो लम्हा भी आए जिसमें आप दोनों के दिल में सिर्फ एक दूसरे के लिए सिर्फ बेशुमार प्यार हो। आरना आयुष की बात को इग्नोर करते हुए, आप खाना जरूर खा लीजिएगा, मैं चलती हूं, गुड नाइट। आयुष, गुड नाइट। आयुष के कमरे से आने के बाद आना घबराते हुए अपने कमरे की तरफ जाती है और डरते डरते कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जाती है, लेकिन उसकी चुम्मामत अच्छी थी क्योंकि इस वक्त रिदांश वहां मौजूद नहीं था। आना कमरे में रिदांश को न पाकर चैन की सांस लेती है और जल्दी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ जाने
लगती है ताकि रिदांश के आने से पहले वो जल्दी से सो जाए। लेकिन वो बाथरूम का दरवाजा खोल पाती उससे पहले ही अंदर से दरवाजा खोलकर रिदांश एन मौके पर बाथरूम के बाहर कदम रखता है और आना अचानक उसे सामने देखकर हड़बड़ा कर अपना बैलेंस खो देती है और उसके हाथ से उसके कपड़े भी नीचे फर्श पर गिर जाते हैं और वो खुद भी गिरने को तैयार ही होती है और गिरने के डर से अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और अगले पल जब वो खुद को गिरता हुआ महसूस नहीं करती तो अपनी आंखें वापस से खोलती है, लेकिन अगले ही पल खुद को रिदांश की बाहों में खुद को देखकर और उसकी तीखी नजरों को खुद पर पाकर झट से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो रिदांश की मजबूत बाहों को अपनी कमर के इर्द गिर्द महसूस कर पा रही थी और रिदांश के फ्रेश शॉवर लेने की खुशबू और उसके गीले बालों से टपकता पानी वो खुद पर महसूस कर पा रही थी और एक बार फिर उसके दिल ने रिदांश की करीबी से बेहिसाब धड़कना शुरू कर दिया था, जिसे रिदांश भी महसूस कर पा रहा था। रिदांश ये देखकर धीरे से अपना चेहरा आना के चेहरे के करीब ले जाता है और अब आना उसके गीले बालों को अपने कान और गाल पर महसूस कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसके शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ पड़ती है और उसकी सांसें और तेज हो जाती है। रिदांश धीरे से सर्द आवाज में ओपन योर आइज आना रिदांश की बात सुनकर अपनी आंखें और कसकर भींच लेती है। ये देखकर रिदांश अपनी बाजुओं की पकड़ आना पर और टाइट कर लेता है, जिसकी वजह से आना और रिदांश के बीच अब 1 इंच का भी फासला नहीं बचा था। रिदांश, तुम खुद अपनी आंखें खोलोगी या फिर मैं अपने तरीके से तुम्हारी आंखें खुलवाऊं? रिदांश की बात सुनकर आना जल्दी से अपनी आंखें खोलती है और 1 मिलीसेकंड के लिए उसकी तरफ देखकर फौरन अपनी आंखें नीचे कर लेती है, लेकिन अगले ही पल रिदांश का सवाल सुनकर वो हैरान रह जाती है। रिदांश, कहाँ गया था आयुष आज? और अगर अगले 2 सेकंड में तुमने इसका सच सच जवाब नहीं दिया तो फिर इसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहने वाइफी। आरना घबराते हुए वो ननैना आई थी आज यहाँ और उसको जा जाते वक्त का काफी देर हो गई थी और कोई साथ साथ जा जाने के लिए नहीं था, तो मैंने ही आयुष जी को बोला कि वो ननैना को छोड़ आए। इसमें आयुष जी की कोई भी गलती ना ही थी, पर आई स्वेर मुझे भी आपकी मोम के बारे में बिल्कुल कोई भी अंदाजा नहीं था, वरना मैं कभी भी आयुष जी को नैना के साथ नहीं भेजती। रिदांश सिर्फ भाव से बिकॉज ऑफ यू, सिर्फ तुम्हारी वजह से लाइफ में पहली बार मेरे छोटे भाई ने मुझसे झूठ कहा, इसीलिए एक बात मेरी अपने कान और दिमाग दोनों खोलकर सुन लो, मेरी पर्सनल लाइफ और फैमिली दोनों से जितना हो सके उतना दूर रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना तुम्हारी इस जिंदगी को जीते जी नर्क बना दूंगा। मैं आना को खुद से दूर धकेलते हुए नाउ गेट आउट ऑफ माई वे। इतना कहकर रिदांश लाइट ऑफ करते हुए सोने के लिए बेड पर जाकर लेट जाता है और आना चुपचाप जमीन पर गिरे अपने कपड़ों को उठाकर बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है। कुछ देर बाद आना भी चेंज करके अपनी जगह पर आकर लेट जाती है, लेकिन उसके दिमाग में आज हुई सारी बातें और वाकया ही घूम रहा था। काफी देर कोशिश करने के बाद भी वो सो नहीं पा रही थी कि तभी कोई नोटिफिकेशन आने से उसके फोन की लाइट ऑन होती है और वो फोन उठाकर चेक करती है तो एक बार फिर सुबह वाले अनजान नंबर से ही मैसेज था, जिसके बारे में वो आज की बातों के चलते लगभग भूल ही चुकी थी। आना एक पल को सोए हुए रिदांश की तरफ देखती है और फिर वो फोन में आए मैसेज को खोलती है। हेलो मेरी जान, कैसी हो तुम? ये एक बात हर लम्हा मेरा चैन और सुकून बर्बाद किए हुए रहती है। मैं ही जानता हूँ कि आखिर कैसे मैं तुम्हारा उस रिदांश अग्निहोत्री के घर और कमरे में रहने की बात को टॉलरेट कर पा रहा हूँ। मेरा दिल करता है कि मैं इस पूरी दुनिया को आग लगा दूं, लेकिन जितनी तकलीफ और दर्द मैं महसूस कर रहा हूँ, आई प्रॉमिस कि इससे 10 गुना ज्यादा दर्दनाक मौत मैं उस रिदांश अग्निहोत्री को दूंगा और फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ मेरी हो जाओगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी। योर डेस्टिनी। आरना परेशान होते हुए अपने मन में आखिर कौन है ये शख्स और क्यों बार बार ये खुद को मेरी डेस्टिनी बता रहा है? क्या ये वही शख्स है जो मुझे न्यू ईयर ईव पर मिला था और जिसे मैंने अपना वहम समझा था? लेकिन अगर ये वही भी है तो भी मैं इसे नहीं जानती और आखिर उसे मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता है? यही सब सोचते सोचते कब आना की नींद लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अगली सुबह से ही एक बार फिर वही रूटीन शुरू हो चुका था। रिदांश जिम करके नहाने और फ्रेश होने के बाद अपनी माँ के लिए नाश्ता लेकर जाता है, जो कि ये उसका हर रोज का काम था और जिसके बारे में आना को भी प्रिशा और समांथा से आज ही पता चला था। नाश्ते का टाइम होते ही रिदांश सबके बीच टेबल पर आ चुका था। आना भी अपनी जगह बैठ गई थी और रिदांश सबके साथ ही समांथा को आना को भी नाश्ता परोसने के लिए कहता है, जिसे सुनकर आना को हैरानी भी हुई कि अचानक रिदांश को उसकी चिंता कैसा सताने लगी। लेकिन फिर भी आना ने अपने भाव सामान्य ही बनाए हुए थे, मगर अगले ही पल जब समांथा उसे नाश्ता परोसती है तो उसे सारी बात पल में समझ आ जाती है। समांथा ने आना को नाश्ते में करेले परोसे थे जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और ये बात रिदांश ने उससे मालूम भी की थी, लेकिन तब वो रिदांश का इस बात को पूछने का मकसद समझ नहीं पाई थी। आना मुंह बनाकर अपनी प्लेट को देख रही थी क्योंकि उसे करेले सबसे ज्यादा नापसंद थे और जिनकी महज महक ही उसका मन और जीभ दोनों खराब कर देते थे। लेकिन मरता क्या न करता, रिदांश के कहने से मजबूरी में उसे करेले खाने के लिए बाध्य होना पड़ता है और वो अपनी मुंह नाक सिकोड़ते हुए अपनी चम्मच से थोड़ा सा करेला अपने मुंह में रखती है और जैसे ही उसकी जुबान पर करेले का स्वाद आता है वैसे ही वो मितली लेने लगती है। लेकिन रिदांश के अगले शब्द सुनकर वो स्तब्ध रह जाती है। रिदांश कॉफी की सिप के साथ न्यूज़पेपर देखते हुए, अगर जरा सा भी खाना तुम्हारे मुंह से बाहर आया तो रिमेंबर कि उसी खाने को तुम्हें वापस खाना होगा। आना जानती थी कि रिदांश हमेशा वो करता है जो वो कहता है और अगर वो आना से ये बात कह रहा है तो वो ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। अब आना के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो जबरदस्ती अपनी सांस रोकते हुए अपने खाने को निगलती है। रिदांश आना की तरफ देखकर तंज के साथ, आई होप वाइफी तुमने अपना नाश्ता अच्छे से एंजॉय किया होगा और तुम्हारा हस्बैंड होने के नाते मैं चाहूंगा कि तुम्हें ऐसे हर वक्त में स्पेशल फील करवाऊं।
समांथा की तरफ देखकर, इसीलिए समांथा आज से मेरी वाइफी को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में बस यही खाना दिया जाए। और अगर आयुष की तरफ देखकर चुम्माई ने भी मेरे ऑर्डर के खिलाफ जाने की हिम्मत की या फिर चुम्माई के लिए ज्यादा ही हमदर्दी जागी तो वो भी तैयार रहे अपनी सजा के लिए, और साथ ही शायद फिर इसे एक बूंद पानी का मोहताज भी कर जाए वो। इतना कहकर रिदांश नाश्ते की टेबल से उठकर सीधा ऑफिस के लिए निकल जाता है और आना उसके जाते ही जल्दी से पानी का ग्लास उठाती है और एक ही सांस में सारे पानी को अपने गले से नीचे उतार लेती है। आयुष और प्रिशा को आना के लिए बुरा फील हो रहा था, लेकिन रिदांश की वार्निंग सुनने के बाद दोनों में से चुम्माई की भी हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ जाए और या उनकी जरा सी हमदर्दी की वजह से आना और मुसीबत में फंसे। वहीं नम्या आना की ऐसी हालत देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। दूसरी तरफ मिकपुर हर तरफ से मायूस और निराश हो चुके थे। वो और राहुल पूरी कोशिश कर रहे थे अपने घर और बिजनेस को बचाने की, लेकिन अब कहीं न कहीं वो लोग भी अब ये बात समझ चुके थे कि अब कुछ नहीं हो सकता और कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता था। और अब फाइनली एक हफ्ते बाद इनके ऑफिस और घर की नीलामी थी। इन सब बातों से अनजान आना अपनी ही उलझन में उलझी थी और पिछले 3 दिन से रिदांश के ऑर्डर पर नाश्ते से लेकर डिनर तक उसे सिर्फ करेले ही सर्व किए जा रहे थे। आना अभी भी अपने घर के हालातों से अनजान थी। हालांकि मी कपूर और राहुल ने उससे मिलने की कई बार कोशिश भी की, लेकिन रिदांश की इजाजत नहीं थी कि उन्हें घर में आने दिया जाए और नहीं इस बात का आना को ही कोई इल्म था। नैना भी इस बीच आना से नहीं मिल पाई थी जो वो उसे कुछ बता पाती। इधर कल्पना जी की नस की 2 दिन से ज्यादा ही बीमार हो जाने की वजह से कल्पना जी को दोपहर का खाना और दवाएं आना ही दे रही थी और पहली बार था जब कल्पना जी रिदांश या सालों से काम कर रही उस नस के सिवा चुम्माई और के हाथ से कुछ खा रही थी, बल्कि चुम्माई और को अपने करीब आने की इजाजत दे रही थी। इन सब बातों से अनजान रिदांश का पूरा ध्यान इन दिनों सिर्फ कपूर इंडस्ट्रीज की बर्बादी पर लगा हुआ था। आज भी आना जब कल्पना जी को खाना देने के बाद और घर का सारा काम निपटाने के बाद वापस अपने कमरे में जाने लगती है कि उसे लिविंग एरिया में चुम्माई की आवाज सुनाई आती है और वो उस तरफ देखने के लिए बढ़ जाती है। और जब वो लिविंग एरिया में जाती है तो वहां करण को नम्या के साथ बैठा देख वापस जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन करण की आवाज सुनकर उसके कदम रुक जाते हैं। करण अपने दांत दिखाते हुए, नमस्कार भाभी जी, कैसी हैं आप? आरना बेमन से ठीक हूं मैं। करनारना को ऊपर से नीचे देखते हुए, आइए ना आप भी बैठिए भाभी जी। आरना सहज होते हुए, नहीं मुझे काम है। कर्ण नम्या की तरफ देखकर, लगता है भाभी जी को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। नम्या कठोर भाव से, ये कौन होती है जो इसके अच्छा लगने या ना लगने से हमें फर्क पड़े? ये घर कोई इसके बाप का नहीं बल्कि मेरे भाई और बाप का है और इस नाते इस घर पर तुम्हारा भी इतना ही हक है जितना कि मेरा। कर्ण, हाउ स्वीट ऑफ यू। आरना वहां से जाने के लिए मुड़ती है कि एक बार फिर करण उसे फिर टोकता है, भाभी जी एक गिलास पानी मिलेगा? आरना अपना सर हाँ में हिलाते हुए, लाती हूँ। अभी कुछ देर बाद ही आना किचन से पानी का ग्लास लेकर वापस आती है और करण की तरफ बढ़ा देती है, लेकिन करण जैसे ही जानबूझकर ट्रे में रखे ग्लास के पानी को उठाने के बहाने आना के हाथ को अजीब तरीके से छूता है तो आना अचानक ही हड़बड़ाकर अपने हाथ से ट्रे छोड़ देती है और पानी का ग्लास वही जमीन पर गिरकर टूट जाता है। कर्ण गदी से मुस्कान के साथ, उपसाराम से भाभी जी। नम्या गुस्से से, तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता, यूजलेस कहीं की, जाओ जाकर दोबारा पानी लेकर आओ। आना नम्या की बातों को पूरी तरह इग्नोर करके वहां से जाने लगती है। नम्या गुस्से से आना का हाथ पकड़कर, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आरना झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए, पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारी पर्सनल नौकर नहीं हूँ और दूसरी बात अभी कुछ देर पहले ही तुमने कहा था ना कि ये घर मेरे बाप का नहीं बल्कि तुम्हारे भाई और बाप का है, तो जाकर खुद अपने घर के काम करो, मैं क्यों करूँ? गुस्से से करण की तरफ देख कर, और ये तुम्हारा फियोसे है और आई थिंक तुम्हारी इस लंबी जुबान के साथ ही तुम्हारे हाथ भी बिल्कुल सही सलामत है, तो जाकर खुद ले आओ। इतना कहकर आना वहां से ऊपर अपने कमरे में चली जाती है और नम्या गुस्से से उबलते हुए बस उसे खा जाने वाली नजरों से जाता हुआ देखती रह जाती है। दूसरी तरफ आना कमरे में पहुंचकर गुस्से से करण की हरकत के बारे में सोच रही थी कि अचानक ही कमरे में टहलते हुए उसकी नजर रिदांश के एक फोटो पर पड़ती है जो बेड के साइड टेबल पर रखा था, तो और इस कमरे में पहले दिन से ही था, लेकिन आना ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था, या यूं कहें कि उसे इतना वक्त ही नहीं मिला था कि वो इस तरफ ध्यान दे पाती। और रिदांश से तो आज तक उसने नजर उठाकर भी नहीं बात की थी जो उसके बारे में वो कुछ नोटिस भी कर पाती। आना जब उस फोटो के करीब जाकर उसे गौर से देखती है तो हैरानी से अपने मुंह पर अपने हाथ रख लेती है। आरना हैरानी से अपना सरनामे हिलाते हुए, कैसे पॉसिबल हो सकता है? मेघनेहोत्री की आंखें तो बिल्कुल उस न्यू ईयर इव वाले शख्स की तरह ही है। इसका मतलब क्या उस दिन वो सब मेरा वहम नहीं था और वाकई में वहां पर मी अग्निहोत्री ही थे? अगर वो इंसान मेघनेहोत्री ही थे तो आज तक उन्होंने इस बात का कभी जिक्र क्यों नहीं किया? सोचते हुए, लेकिन मेघनेहोत्री अगर उस रात मिले तो फिर वो शख्स कौन है जो मुझे मैसेज करके उस रात की तरह खुद को मेरी डेस्टिनी कह रहा है? नहीं, मेघनेहोत्री वो इंसान कभी नहीं हो सकते। मुझे याद है अच्छे से आज भी कि उस शख्स की आंखों में कितनी सॉफ्टनेस थी, जबकि मेघनेहोत्री की तो बातें ही तीर की तरह छलनी करने वाली होती है, और फिर ऐसी आंखें तो दुनिया में जाने कितने लोगों की होती होंगी। वो जो भी है और मुझे मैसेज कर रहा है वो आखिर में है कौन और मुझसे चाहता क्या है? अपना सर पकड़ते हुए, है भगवान सब इतना उलझा हुआ क्यों है मेरी जिंदगी में? आना ये सब सोच ही रही थी कि उसके फोन पर एक नए नंबर से कॉल आती है और वो कुछ देर सोचने के बाद आखिर में कॉल पिक करती है और कॉल पिक करने के बाद उसे पता चलता है कि दूसरी तरफ राहुल है। आरना, राहुल ये नंबर चुम्मा का है, तू मुझे इससे कॉल क्यों कर रहा है? राहुल, नाराजगी से तो क्या करता मैं, आखिर इतने दिन से तूने मेरा नंबर ब्लॉक किया हुआ है। आरना हैरानी से, मैं क्यों तेरा नंबर ब्लॉक करूंगी राहुल? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले कई दिनों से मैं तुझे कॉल करने और बात करने के लिए कितना परेशान हूं ये मैं ही जानता हूं। आरना, क्या हुआ राहुल, सब ठीक तो है ना? राहुल, वो सब मैं तुझे मिलकर ही बताऊंगा, तू मुझे आज मिल सकती है ना?
आरना हाँ ठीक है, मैं थोड़ी देर में निकलती हूँ। राहुल ठीक है, फिर तो मुझे उसी कैफे में मिल जहाँ अक्सर हम जाया करते थे। आरनो लेकिन घर क्यों नहीं राहुल, क्योंकि घर पर अंकल है और मुझे तुझसे अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। आरन ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में पहुंचती हूँ। राहुल ओके, मैं भी बस पहुंचता हूँ। फोन रखने के बाद आना अपना बैग लेकर घर से निकलने लगती है कि मैन दरवाजे पर जाकर चौकीदार उसे दरवाजा खोलने के लिए मना कर देता है। आरना दरवाजा खोलिए, मुझे बाहर जाना है। गार्ड सॉरी मैडम, लेकिन सर ने आपको उनकी इजाजत के बगैर यहाँ से बाहर जाने के लिए सख्त मना किया है, और अगर आपको फिर भी जाना है तो आप एक बार सर की इजाजत ले लीजिए। आरना गुस्से से, मैं तुम्हारे सर की कोई गुलाम नहीं हूँ जो उनके इशारों पर नाचूं। अभी के अभी दरवाजा खोला, मुझे बाहर जाना है। गार्ड सॉरी पर आप कुछ भी कहें मैडम, लेकिन हम ये दरवाजा नहीं खोल सकते। काफी देर बाद तक भी जब गार्ड ने दरवाजा खोला तो आखिर में हार कर आना गुस्से से अंदर चली जाती है और अपने कमरे में जाकर वो गुस्से से अपना बैग सोफे पर पटक कर इधर से उधर चक्कर लगाने लगती है। कुछ देर बाद ही रिदांश ऑफिस से घर आता है और जैसे ही वो कमरे में आता है आना उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन उसका चेहरा और पहली बार उसकी आंखें देखकर एक बार फिर आना का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है और वो अपनी नजरें दूसरी दिशा में करके गहरी सांस के साथ खुद को नॉर्मल करते हुए और खुद को आत्मविश्वास से भरने की कोशिश के साथ आखिर में बिना अटके बोलना शुरू करती है। हालांकि ऐसा करते हुए वो अंदर से पूरा हिल रही थी और वहीं दूसरी तरफ रिदांश पहली बार आना को बिना अटके खुद से बातें करते देख बस हमेशा की तरह ब्लैंक एक्सप्रेशन लिए उसे ही घूर रहा था। आरना पूरी हिम्मत बटोर कर, आपने मेरे बाहर जाने पर पाबंदी क्यों लगाए? रिदांश फुल एटीट्यूड से, और मेरा जवाब है कि मैं तुम्हें जवाब देना बिल्कुल जरूरी नहीं समझता। नाउ गेट आउट ऑफ माय वे। आरना गहरी सांस के साथ खुद को इनकरेज करते हुए, आपने ही मेरे फोन में राहुल का नंबर ब्लॉक किया। नामी अग्निहोत्री, मैं आपकी कोई गुलाम नहीं हूं, ना ही आप मेरी जिंदगी को ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। और आना अचानक ही रिदांश को धीरे धीरे अपने करीब कदम बढ़ाते देख बोलते बोलते बीच में ही रुक जाती है और अपने कदम पीछे लेते लेते वो कब बाथरूम के दरवाजे तक आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। और जैसे ही वो एक कदम और पीछे होती है, बाथरूम का दरवाजा खुला होने से आना के पीछे होने की वजह से दरवाजा पीछे की तरफ धकेल जाता है और आना के कदम लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन उसके गिरने से पहले ही रिदांश अपनी मजबूत बाजुओं को उसकी पतली कमर के इर्द गिर्द जमाकर उसे अपनी तरफ खींचकर उसे अपने करीब कर लेता है। और बस इसी पॉइंट पर आकर हर बार की तरह वो एक बार फिर कमजोर पड़ जाती है। रिदांश सद आवाज में, हाँ तो माय डियर वाइफी, क्या कह रही थी तुम? एक पल को रुक कर, मैंने ही ऑर्डर दिया था कि तुम्हें मेरी इजाजत के बिना यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाने दिया जाए, और हाँ मैंने ही तुम्हारे उस सो कॉल्ड दोस्त का नंबर भी ब्लॉक किया। आरना हैरानी सैले, लेकिन क्यों रिदांश? क्योंकि तुम दुनिया की नजरों में मेरी वाइफ हो और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरी वाइफी चुम्माई भी ऐरे गेरे से यूं ही गले पड़ती रहे। भले ही इस दुनिया में तुम्हारी कोई रेपो न हो, लेकिन मेरी बहुत है। ये सुनकर आना के चेहरे पर नाराजगी के भाव उभर आते हैं और कुछ पल को वो ये ही भूल गई थी कि वो इस पल कहाँ खड़ी है। आरना नाराजगी से, वो मेरा दोस्त है और आपको कोई हक नहीं मेरी जिंदगी के फैसले करने का या उसे कंट्रोल करने का, और अगर आपको लगता है कि मैं आपको अपनी लाइफ पर यूं कंट्रोल करने दूंगी तो आप गलत सोचते हैं। रिदांश शेवल मुस्कान के साथ हो रियली अपनी उंगली आना के गालों पर फिराते हुए, और तुम्हें वाकई में लगता है डार्लिंग कि मेरे सामने तुम्हारा तुम पर कंट्रोल होता है? आना के कान के पास जाकर धीरे से, अब तुम जानबूझकर अनजान बनना चाहती हो तो वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारे इस वक्त बेतहाशा धड़कते इस दिल की हकीकत हम दोनों ही अच्छे से समझते हैं। आरना अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर अटकते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिदांश शेवल मुस्कान के साथ आना के चेहरे को अपनी तरफ करके, लेट्स सी वाइफी। इतना कहकर रिदांश आना के कुछ समझने से पहले ही अपने होंठ उसके होठों पर रख देता है और अपनी पकड़ आना की कमर पर और भी मजबूत करते हुए उसे अपने और भी करीब कर लेता है। और ये महसूस करते ही आना का पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है और ये देखकर कुछ पल तक वो बिल्कुल चुम्माई पत्थर की तरह स्तब्ध रह जाती है, लेकिन कुछ पल बाद ही जब वो रिदांश की सांसों की महक और उसके होंठों की गर्माहट को अपने होठों पर महसूस करती है तो एक अलग ही एहसास के साथ वो अपनी आंखें मूंद लेती है और उसे बिल्कुल एहसास ही नहीं होता कि आखिर कब उसकी बाजुएं रिदांश की गर्दन के इर्द गिर्द लिपट जाती हैं और कब वो रिदांश की चुम्मा का जवाब उसे खुद वापस चुम्मा करके देने लगती है। उसे एहसास ही नहीं रहता कि आखिर में कब वो पूरी तरह रिदांश के साथ इस लम्हे में खो चुकी थी। अचानक ही आना एक झटके खड़ी होकर हड़बड़ी में इधर उधर देखने लगती है। इस वक्त उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसका दिल चुम्माई रेस की गाड़ी की तरह दौड़ रहा था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। काफी देर बाद चारों तरफ देखने के बाद आना रिलैक्स होती है और उसे एहसास होता है कि ये सब अभी जो कुछ भी थोड़ी देर पहले हुआ वो महज उसका एक सपना था। जब आना बाहर से वापस अपने कमरे में आए तब थोड़ी देर यूं ही कमरे में गुस्से से इधर से उधर चक्कर काटने के बाद यही सोफे पर बैठ गई थी और यहीं बैठे बैठे ही थके होने के कारण उसकी कब नींद लग जाती है उसे मालूम नहीं पड़ता और उसकी नींद हड़बड़ा कर तब खुलती है जब वो सपने में रिदांश को खुद चुम्मा करता देखती है। आना ये महसूस करके कि ये महज एक सपना था चैन की सांस लेती है और खुद के सामने मौजूद आईने में खुद के अक्स को गौर से देखती है और अनायास ही उसकी नजरें अपने होंठों पर चली जाती हैं और अभी कुछ देर पहले का सपना उसकी आंखों में चुम्माई चलचित्र की भांति घूमने लगता है। आरना खुद से थिंक गॉड, ये सिर्फ एक सपना था आखिर, क्यों यहाँ तक कि मेरे सपने में भी हमेशा मी अग्निहोत्री की करीबी मेरे दिल दिमाग को एक अजीब सुन्नपन दे जाती है और क्यों उनके सामने मैं अपनी बात रखने में इतना कतराती हूँ और आखिर क्यों उनके आगे हर दफा लाख कोशिशों के बाद भी मेरी हिम्मत जवाब दे जाती है। लेकिन मैं सपने में भी मेघ्निहोत्री के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? एक पल बाद रिलैक्स अरु, इट्स जस्ट अ ड्रीम, जिस ड्रीम हकीकत में कभी ऐसा करना तो दूर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। कुछ पल बाद सोचते हुए ओ शिट, इस सब में मैं राहुल को तो भूल ही गई, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा, मुझे उसे इन्फॉर्म करना होगा कि मैं आज नहीं आ पाऊंगी।
इसके बाद आना अपना फोन उठाकर राहुल को फोन करती है और एक ही रिंग पर राहुल उसका फोन पिक कर लेता है। राहुल कहाँ रह गई है यार अरु, तो आरना सॉरी राहुल वो एकूली मैं आज नहीं आ रही हूँ। राहुल नहीं आ रही हूँ मतलब मैं तेरा यहाँ कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ और तू अब मेरे को कह रही है कि तू नहीं आ रही है। आरना सो सॉरी राहुल मैं आने वाली थी, बस कुछ जरूरी काम आ गया जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाई। राहुल ओह रियली मैं भी तो सुनूं ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया तुझे? देख अरु तू मुझसे झूठ नहीं कह सकती, इसीलिए अब मुझे सीधे सीधे बता कि असल बात क्या है और क्या किया उस राक्षस ने तेरे साथ? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने तुझे उस चार दीवारी का कैदी बनाकर रख दिया है? आरनाम मैं नहीं मैं राहुल को सच नहीं बता सकती, वो और पापा पहले से ही इतना परेशान है, मैं उन्हें और बेवजह परेशान नहीं कर सकती। राहुल तू सुन भी रही है अरु मेरी बात? आरना अपने ख्यालों से बाहर आते हुए हाँ मैं सुन रही हूँ तेरी बात, ऐसा कुछ भी नहीं है राहुल, मैं बस आंटी की वजह से नहीं आ पाए। आज उनकी नस की तबीयत ठीक नहीं थी तो उनको चुम्माई की जरूरत थी, बस इसीलिए मैं नहीं आ पाए। राहुल नाराजगी से फॉर गॉड सेक अरु, उस इंसान ने तेरे साथ इतना बुरा सलूक किया और तुझे अभी भी उसकी फैमिली की फिक्र हो रही है। आरना क्या हो गया है? राहुल कैसी बातें कर रहा है तू? मैं मानती हूँ कि मेघ्निहोत्री ने हमारे साथ गलत किया है लेकिन उसकी सजा हम उनके परिवार को तो नहीं दे सकते। राहुल गहरी सांस लेकर एम सॉरी अरु, मुझे बस तेरी फिक्र है और कुछ नहीं। आरना जानती हूँ मैं, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं ठीक हूँ बिल्कुल और मैं कल तुझसे पक्का जरूर मिलने आऊंगी। राहुल ठीक है चल, तू ध्यान रखना और कोई भी बात या परेशानी हो तो मुझे जरूर बता देना। आरना ममल बाय राहुल बाय। दूसरी तरफ रिदांश जैसे ही ऑफिस से वापस आकर घर कदम रखता है तो उसे लिविंग एरिया में ही उदास सी सर झुकाए बैठी नम्या नजर आती है और उसी के पास प्रिशा भी थी जो कि उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी और ये देखकर रिदांश उन दोनों की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। रिदांश क्या हुआ है? तुम लोग यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? सब ठीक तो है ना? प्रिशा जल्दी से जी भी सब ठीक है, हम तो बस यूं ही बैठे थे। नम्या खड़े होकर अपनी आंखों में आंसू लेकर भाई आप मुझे यहाँ से कहीं भेज दीजिए। रिदांश मतलब प्रिशा बात संभालने की कोशिश करते हुए दी भाई अभी अभी ऑफिस से आए हैं, आप बाद में बात कर लेना ना आराम से। रिदांश प्रिशा को टोकते हुए प्रिशा तुम चुप रहोगी अभी? प्रिशा अपना सर हिलाते हुए जी भाई। रिदांश नम्या की तरफ हमेशा की तरह अपने ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखकर मतलब क्या है तुम्हारी बात का? नम्या मतलब ये भाई कि जब इस घर में मेरा रहना लोगों को अखरता है तो बेहतर होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस घर की शांति और खुशियां खराब हो, इसीलिए आप मेरे रहने का इंतजाम कहीं और कर दीजिए। में करण के सामने तुमने मेरी इंसल्ट की ना आना, अब अगर आज सबके सामने मैंने भी तुम्हें बेइज्जत नहीं किया तो मेरा नाम भी नम्या अग्निहोत्री नहीं। रिदांश सख्त भाव से यू नो वेरी वेल कि मुझे घुमा फिरा के की जाने वाली बातें बिल्कुल नहीं पसंद, इसीलिए जो भी कहना है साफ साफ कहो। नम्या जी भाई अपने घड़ियाल आंसू बहाते हुए भाई दरअसल आज करण यहाँ आया था और आना ने मेरे साथ साथ ही उसकी भी इतनी इंसल्ट की कि मैं करण से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रही भाई। करण ने उसे सिर्फ एक गिलास पानी के लिए कहा तो उसने करण को दो बातें सुनाकर साफ इनकार कर दिया, और जब मैंने उसे बड़े ही आदर और प्यार के साथ कहा कि प्लीज वो करण बात मान ले तो उसने मुझे कहा ये घर मेरे बाप का नहीं बल्कि उसके हस्बैंड का है और मेरा या करण का यहाँ या यहाँ की चुम्माई भी चीज पर कोई हक नहीं, और फिर भी अगर करण को शौक है दूसरों के टुकड़ों पर पलने का तो मैं ही उसके काम खुद करूँ क्योंकि वो मेरा होने वाला हस्बैंड है। और तो और उसने ये भी कहा कि हम तो जल्दी इस घर से चले ही जाएंगे, इसीलिए असली मालकिन वही है और जल्दी ही आप खुद उसे ये दर्जा देंगे, और अगर हमें इस घर में सुकून से रहना है तो उसकी जी हुजूरी करनी होगी। रिदांश प्रिशा की तरफ देखते हुए अब बोलो तुम? प्रिशा मुझे कुछ नहीं पता भाई, मैं तो उस वक्त कॉलेज थी। नम्यारामा करके जोर से रोते हुए प्लीज भाई मैं इतनी इंसल्ट के बाद यहाँ और नहीं रह सकती, आप मुझे कहीं और भेज दीजिए, और मैंने करण को भी साफ कह दिया है कि आज के बाद वो यहाँ दोबारा ना आए। रिदांश नम्या की तरफ देखकर जस्ट स्टॉप क्राइंग गेंड बुलाओ उसे आरना यहाँ। प्रिशा लेकिन भाई रिदांश सख्त भाव के साथ बीच में ही सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? प्रिशा अपनी नजरें झुकाकर जी भाई। कुछ ही देर बाद प्रिशा के साथ आना सीढ़ियों से नीचे आती हुई नजर आती है, जिसे देखकर नम्या के होंठों पर एक एविल मुस्कान तैर जाती है। कुछ ही पल में आना भी प्रिशा के साथ बाकी लोगों के बीच आ जाती है। तभी आयुष भी चुम्माई काम से अपने कमरे से बाहर आता है और सब लोगों को यहाँ इकट्ठा देख वो भी इसी तरफ आ जाता है। रिदांश हमेशा की तरह सख्त और ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ आना की तरफ देखते हुए सो करण के साथ क्या बिहेव किया तुमने आज? आरना बिना रिदांश की तरफ देख कर मैंने कुछ गलत नहीं किया। रिदांश गुस्से के भाव से तुम्हें क्या लगता है कि ये घर तुम्हारे बाप का है जहां सिर्फ तुम्हारी मर्जी के हिसाब से सब होगा? आरना पूरी हिम्मत बटोर कर नहीं मेघ्निहोत्री ये घर मेरे पापा के घर जैसा कभी नहीं हो सकता और मैं सपने में भी इस घर को कभी अपना नहीं मान सकती। यहाँ रहना सिर्फ मेरी मजबूरी है, मर्जी नहीं, और ये बात आप सब अच्छे से समझते हैं। रिदांश जब तुम अपनी औकात अच्छे से जानती हो तो फिर क्यों हमेशा अपनी औकात से बाहर आकर काम करती हो? तुमने करण के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए अभी के अभी माफी मांगो नम्या से। आरना मैंने जब कुछ गलत किया ही नहीं तो कैसी माफी? रिदांश आई सेड से सॉरी टू हर। आना रिदांश की बात सुनकर एक पल को अविश्वास से उसे देखती है। वैसे तो हमेशा ही उसकी जुबान रिदांश के आगे लड़खड़ा जाती थी और जाने कितनी बार रिदांश ने उसे बिना चुम्माई गलती की सजा भी दी थी, लेकिन आज बात उसकी इज्जत की थी और उसके माफी मांगने का मतलब था कि वो गलत थी और जो उसे हरगिज मंजूर नहीं था। आरना रिदांश की तरफ देखकर मेरे माफी मांगने का मतलब है कि मैं गलत हूं? अगर मैं गलत होती तो जरूर माफी मांग लेती, लेकिन मैं जब गलत हूं ही नहीं तो मैं माफी भी नहीं मांगूंगी। रिदांश सख्त भाव से मैंने तुम्हें कोई ऑप्शन नहीं दिया है, सिर्फ बताया है कि तुम्हें क्या करना है, जस्ट डू इट नाउ। नम्या देखा भाई कितनी ढीठ है ये, इसे जरा भी अपनी गलती का एहसास या शर्मिंदगी नहीं है। आयुष भाई भाभी अगर कह रही हैं कि उन्होंने कोई गलत बिहेव नहीं किया तो उन्होंने नहीं किया होगा।
नम्या चिढ़कर, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? आयुष, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी आदत है तिल का पहाड़ बनाने की। नम्या गुस्से से, तुम इस कल की आए लड़की के लिए मुझे बातें सुना रहे हो? आयुष की नाराजगी से, हाँ, क्योंकि तुम हमेशा बात को उल्टी दिशा में मोड़ देती हो। नम्या गुस्से से, मैं बात को मोड़ती हूँ दूसरी दिशा में या? रिदांश गुस्से से, जस्ट शट अप बोथ ऑफ यू, जस्ट शट अप। एक लफ्ज भी अगर अब चुम्माई ने बोला तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। नम्या और आयुष एक साथ नजरें झुकाकर, सॉरी भाई। रिदांशाना से, एंड यू जस्ट से सॉरी राइट नाउ। आरना देखते हुए, आपको जो भी सजा देनी है दे दीजिए, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। इसके बाद आना बिना कुछ बोले वहां से अपने कमरे में चली जाती है और रिदांश भी उसे नहीं रोकता। ये देखकर नम्या गुस्से से अपने दांत पीसते हुए रह जाती है। नम्या भाई, आपने उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं? उसने मेरी इतनी इंसल्ट की और आपने उसे यूं ही जाने दिया। रिदांश नम्या को देखकर डेंजर लहजे में, यू नो वेरी वेल कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है, तो आइंदा मुझसे झूठ बोलने की कोशिश दोबारा कभी मत करना। नम्या डरते हुए, लेकिन भाई, मैंने रिदांश तक नजरों से नम्या को देखते हुए, करण कुछ देर पहले मुझसे मिलने मेरे ऑफिस आया था और उसने मुझे पूरी बात बताई कि यहाँ क्या हुआ था। मैंने उसे सिर्फ करण के साथ ऐसा बिहेव करने के लिए तुमसे सॉरी बोलने के लिए कहा, तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि जितनी बातें तुमने कही उनमें से कितनी सच थी ये मैं अच्छे से जानता और समझता हूँ। सख्ती से तुम मेरी बहन हो, इसीलिए मैं तुम्हें बाहर वालों के आगे रुस्वा नहीं करना चाहता था, मगर आइंदा मेरे साथ दोबारा ये गलती दोहराने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि हर बार तुम्हें मेरी बहन होने का एडवांटेज नहीं मिलेगा। सो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, अंडरस्टैंड। नम्या डरते हुए, अपना थूक गटकते हुए, जी भभाई, में गुस्से से अपने दांत पीसते हुए, उस 2 कौड़ी की लड़की की वजह से मुझे पहली बार भाई से इतना कुछ सुनना पड़ा। उसे तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी और मैं भी देखती हूँ कि आखिर मेरी अगली चाल से तुम कैसे बचती हो। कुछ पल बाद रिदांश जैसे ही अपने कमरे में जाने लगता है कि अचानक ही नम्या उसे रोकती है और वो रुककर अपने ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ नम्या की तरफ देखने लगता है। नम्या दुखी होने का नाटक करते हुए, एम सो सॉरी भाई, मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, बस मैंने करण के गुस्से में आकर ये सब कह दिया, वरना आप जानते हैं कि मैं दिल की बिल्कुल बुरी नहीं हूं। एम सो सॉरी भाई, मुझे समझना चाहिए था कि जब आप आना को माँ की इतनी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं तो जरूर आपने कुछ सोच समझ कर ही। रिदांश बीच में ही अपनी आईब्रो सिकोड़ कर, माँ की जिम्मेदारी से क्या मतलब है तुम्हारा, और आखिर चुम्मा जिम्मेदारी की बात कर रही हो तुम? नम्या भाई, मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही समांथा से पता चला कि पिछले 1-2 दिन से दोपहर और शाम को आना ही माँ को खाना और उनकी दवाई उन्हें दे रही है। रिदांश गुस्से से चुम्मा की इजाजत से वो माँ के करीब गई। नम्या, मुझे लगा शायद भाई आपने ही उसे इसकी इजाजत दी है। रिदांश गुस्से से लगभग चिल्लाकर, समांथा अगले ही पल रिदांश के सामने आकर, जी मास्टर। रिदांश झुंझला कर, कहाँ है वो नर्स? कुछ ही पल में नर्स अपना सर झुकाए रिदांश के आगे खड़ी थी, डेंजर लहजे में, टेल मी, तुम्हें चुम्मा लिए और क्यों रखा गया है यहाँ? नर्स डरते हुए, मिसेस अग्निहोत्री की केयर करना। रिदांश लगभग चिल्लाते हुए, देन व्हाई द हेल यू वर नॉट डूइंग योर जॉब? नर्स लगभग कांपते हुए, मैं बीमार थी तो मेन मैम ने बोला कि वो मिसेस अग्निहोत्री की देखभाल संभाल ले लेंगी। रिदांश झुंझला कर, अगर तुम बीमार थी तो दूसरी नर्स को अपॉइंट क्यों नहीं किया? चुम्मा से पूछकर तुमने मेरी माँ की जिम्मेदारी चुम्माई के भी हाथ में दे दी। नर्स डरते डरते, एम सो सॉरी माँ मैं। रिदांश सख्त भाव से, यू आर फायर्ड। नर्स घबरा कर, नो पापा प्लीज। रिदांश तीखे और डेंजर लहजे से, गेट आउट फ्रॉम हेयर नाउ। रिदांश का डेंजर लहजा सुनकर उस नर्स की हालत ही खराब हो गई थी और अब आगे उसकी एक लफ्ज और कहने की हिम्मत नहीं हुई और वो अपना सर झुकाए चुपचाप वहां से चली जाती है। रिदांश उस नर्स के जाने के बाद गुस्से से अपने कमरे की तरफ जाता है और जब वह कमरे में पहुंचता है तो उस वक्त आना सोफे पर मायूस बैठी हुई अभी कुछ देर पहले हुई बातों को ही सोच रही थी और अचानक कमरे के दरवाजे के तेज आवाज के साथ खुलने से वो एक पल को अपनी जगह पर ही उछल पड़ती है और अगले ही पल रिदांश उसके सामने खड़ा था और उसके गुस्से से हुए लाल चेहरे से साफ पता चल रहा था कि इस वक्त वो कितने गुस्से में है और ये देखकर ही आना का गला डर से सूख जाता है और इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाती, रिदांश उसके बालों के बंधे जुड़े को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और आना खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करती है। रिदांश गुस्से से अपने दांत पीसते हुए, हाउ डेयर यू, हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी मेरी माँ के करीब जाने की? हिम्मत किया था, नाजुन झलाकर लगभग चिल्लाते हुए, हिम्मत किया था मैंने कि मेरी फैमिली से दूर रहो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बड़ा मजा आता है ना आग से खेलने में। सो नाउ इट्स टाइम टू पे वाइफी, और इस बार तुम ये सजा अकेली नहीं भुगतोगी, जस्ट वेट एंड वॉच। इतना कहकर रिदांश आना को झटके से छोड़कर उसे सोफे पर धकेल देता है और गुस्से से तेज आवाज के साथ कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर निकल जाता है और अपनी स्टडी रूम में आकर वो अपने मैनेजर कुमार को कॉल करता है। अगले दिन रिदांश सुबह जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल जाता है और रोज की तरह अपने सुबह के सारे काम निपटा कर आना जैसे ही नाश्ते के लिए बैठती है, एक बार फिर करेले सामने देखकर उसका मन खराब हो जाता है। उसे गुस्सा भी आ रहा था और तेज भूख भी लगी थी। पिछले कुछ दिन से उसने पेट भरकर तो क्या बस जीने लायक ही खाया था और ऊपर से पूरा पूरा दिन इतना काम करने के कारण आना की हालत खराब हो जाती थी और वो पहले से कमजोर भी हो गई थी। कल दोपहर से उसने कुछ भी नहीं खाया था जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, मगर एक बार फिर ये खाना सामने देखकर उसका मन मर जाता है और उसे इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, लेकिन वो मजबूर थी, कर भी क्या सकती थी। आरना नाश्ते की प्लेट को साइड करके वहां से उठकर चली जाती है और घर की सफाई में जुट जाती है।
सारा काम खत्म करते करते आना को दोपहर हो गई थी और वो भूख की कमजोरी की वजह से निढाल हो रही थी। आना बेमन से अपने कमरे में आकर आराम करने लगती है, लेकिन भूख की वजह से उसका ध्यान सोने पर भी नहीं लग पा रहा था और कुछ देर करवट बदलने के बाद आखिर में आना उठकर बैठ जाती है। तभी आना की नजर अपने फोन पर पड़ती है जिसमें राहुल और नैना की 40 से ज्यादा मिस्ड कॉल थी। वो ये देखकर थोड़ा परेशान हो जाती है और फोन उठाकर राहुल को फोन करती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। इसके बाद आना नैना को कॉल करती है। आना नैना के फोन पिक करने के बाद, हेलो नैना, सब ठीक है ना वहां? तुमने इतनी कॉल की। नैना कहाँ थी? अरु तू कब से तेरा फोन ट्राई कर रहे थे, हम कुछ ठीक नहीं है यहाँ। अरु आरना परेशान होकर, क्या हुआ है नैना? पापा तो ठीक है ना? नैना अंकल तो ठीक है, लेकिन आरना घबरा कर, लेकिन क्या नैना? मेरा दिल घबरा है, बता मुझे कि आखिर हुआ क्या है। नैनारू दरअसल बात यह है कि आज तुम्हारे घर और ऑफिस की एक पल रुक कर नीलामी हो रही है। आना ये सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और उसका दिमाग एक पल को बिल्कुल सुन्न-सा हो जाता है। नैना आना को शांत महसूस करके, अरु तू सुन रही है ना? आरना हड़बड़ा कर, मैं बस आ रही हूँ घर, इतना कहकर आना फोन काटकर बेसुध सी जल्दी से बाहर की तरफ दौड़ पड़ती है, लेकिन जैसे ही वो मैन दरवाजे पर पहुंचती है कि गार्ड उसे एक बार फिर रोक लेता है। आरना हड़बड़ा कर, हमें बाहर जाना है, दरवाजा खोलिए। गार्ड, आप बाहर नहीं जा सकती मैम। आरना परेशान सी होकर, प्लीज हमें बाहर जाने दीजिए, हमारा जाना बहुत जरूरी है। गार्ड, सॉरी मैम, लेकिन मैं मजबूर हूँ। आना परेशान होकर अपने माथे को पकड़कर सोचने लगती है कि आखिर वो क्या करे, और तभी उसे आयुष का ख्याल आता है और वो जल्दी से वापस अंदर की तरफ भागती है। दूसरी तरफ रिदांश अपने ऑफिस में टीवी के सामने बैठकर कॉफी के सिप लेते हुए कपूर इंडस्ट्रीज की रेपुटेशन की उड़ती धज्जियों को आराम से मजे लेकर देख रहा था और उसके बराबर में ही हाथ बांधे उसका मैनेजर कुमार खड़ा था। कुमार, वैसे सर मानना पड़ेगा कि आपने एक रात में ही पूरे कपूर इंडस्ट्रीज की नींव ही हिलाकर रख दी। रिफांश टीवी स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए, तो कुछ भी नहीं, असल खेल तो अभी शुरू हुआ है। उधर आना भागकर वापस घर में जाती है और हाफते हुए हड़बड़ी में आयुष के कमरे का दरवाजा खटखटाती है और कुछ पल में आयुष दरवाजा खोलकर उसके सामने होता है, लेकिन जब वो आना को ऐसे परेशान और हड़बड़ाया हुआ देखता है तो वो भी चिंतित हो जाता है। आयुष, क्या हुआ भाभी, आप ऐसा घबराई हुई क्यों है? आरना रुआसी सी होकर, प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए। आयुष, आखिर हुआ क्या है भाभी, पूरी बात तो बताएं, तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा। आरना, मेरे पापा को मेरी जरूरत है, हमारा घर ऑफिस सब दांव पर लगा है, मुझे जल्द से जल्द अपने घर जाना है, मगर वो गार्ड मुझे जाने नहीं दे रहा। प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। अपने हाथ जोड़ते हुए मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी मदद करें। आयुष जल्दी से आना के हाथ पकड़ कर, ये आप क्या कर रही भाभी, प्लीज ऐसा न करें, आप जाएंगी अपने घर, मैं खुद लेकर जाऊंगा, चलिए। आरना, थैंक यू सो मच। इसके बाद आयुष और आना बाहर की तरफ जाते हैं। आयुष, गेट से दरवाजा खोलो। गार्ड, सॉरी सर, आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन मैम बाहर नहीं जा सकती। आयुष, और क्यों नहीं जा सकती? गार्ड सर, मास्टर ने हमें क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि मैम को उनकी परमिशन के बिना कहीं भी नहीं जाने दिया जाए। आयुष, जस्ट शट अप, और जितना कहा है सिर्फ उतना करो, खोलो दरवाजा। गार्ड सर, आप मास्टर से रिदांश से बात कर लीजिए, तभी मैं ये दरवाजा खोलूंगा। उधर जब कुछ वक्त बाद रिदांश की नजर अपने लैपटॉप पर चल रहे लाइव सीसीटीवी फुटेज पर जाती है और वो आना के साथ खड़े आयुष को मेन गेट पर देखता है तो उसके चेहरे के भाव सख्त हो जाते हैं और वो अपना फोन निकालकर नंबर डायल करता है। उधर जब गार्ड अपने फोन पर रिदांश का नंबर देखता है तो जल्दी से फोन उठाता है। गार्ड मास्टर, रिदांश सख्त लहजे से फोन दो आयुष को। गार्ड मास्टर। गार्ड जल्दी से आयुष की तरफ फोन पास करता है। आयुष फोन लेकर, जी भाई रिदांश, तुमसे तो मैं घर आकर डील करता हूं, फिलहाल अभी के अभी इस लड़की को लेकर वापस घर के अंदर जाओ। आयुष, लेकिन भाई भाभी के पापा। रिदांश सख्ती से बीच में ही, अंदर जाओ राइट नाउ। आयुष, जी भाई, इतना कहकर रिदांश फोन कट कर देता है और आयुष मजबूर सा आना की तरफ देखता है। आयुष, एम सॉरी भाभी, चलिए अंदर। आना दुखी भाव से अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके गाल पर आ जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वो कुछ सोचकर अपनी आंखें खोलती है और इससे पहले कि एक दूसरे से बात करते आयुष और गार्ड कुछ समझ पाते, आना फुल स्पीड से भागकर कुछ दूरी पर बने मेन गेट तक पहुंच जाती है और गार्ड उसे रोक पाते उससे पहले ही वो दरवाजे से बाहर की तरफ निकलकर फुल स्पीड से सड़क पर भागने लगती है और आना को भागता देख गार्ड की तो हालत ही खराब हो गई थी और आयुष भी कुछ पल को सुन्न रह गया था। कुछ देर यूं ही बेतहाशा भागने के बाद अचानक ही आना का फोन बजता है और वो थोड़ा रुककर बिना देखे जल्दी से फोन उठा लेती है, लेकिन अगले ही पल दूसरी तरफ से रिदांश की आवाज सुनकर वो एक पल को घबरा जाती है, लेकिन अगले ही पल वो अपने पापा के हालात के बारे में सोचकर पूरी हिम्मत से उसे जवाब देती है, जिसकी उम्मीद रिदांश को भी बिल्कुल नहीं थी। रिदांश, डेंजर लहजे में जो स्टंट तुमने किया है ना वाइफी, उसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर खुद को और तकलीफ नहीं देना चाहती तो अभी के अभी वापस घर लौट जाओ। आरना, मैंने आपके सारे टॉर्चर और इंसल्ट सिर्फ अपने पापा के लिए सहे, लेकिन आज आपने वो वजह ही खत्म कर दी, तो अब से मेरी जिंदगी और उसके फैसलों पर आपका ना तो कोई अधिकार है और न ही कोई बंदिश ही। मैं इस नर्क में अब कभी भी वापस नहीं आऊंगी, कभी नहीं। इतना कहकर आना बिना रिदांश का जवाब सुने फोन काट देती है और सामने से आती टैक्सी को रोककर उसमें बैठकर वहां से अपने घर के लिए निकल जाती है। कुछ ही देर में आना अपने घर पहुंच जाती है और इत्तेफाक से उसे अपने घर के बाहर ही मेन गेट पर नैना मिल जाती है और आना उससे मिलती है। नैना टैक्सी का किराया देने के बाद आना के साथ ही उसके घर के अंदर जाने लगती है कि दरवाजे पर ही उसके पास उसके पापा की अचानक तबीयत बिगड़ने का फोन आता है और वो दरवाजे से ही जल्दी जल्दी में वापस चली जाती है। आना जब घर के अंदर जाती है तो वहां सिर्फ उसके पापा ही मौजूद होते हैं, जो कि अपना सर पकड़े हुए सोफे पर बैठे हुए थे। आना उन्हें यूं मायूस और परेशान देखकर जल्दी से उनके पास जाती है। मिकपुर जब आना को अपने पास देखते हैं तो गुस्से से बड़बड़ाते हुए वहां से खड़े हो जाते हैं।
आरना से वो भरी आंखों से पापा आप परेशान मत ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मिकपुर गुस्से से सब तो बर्बाद हो गया, अब क्या ठीक हो जाएगा? मेरी बर्बादी का तमाशा देखने के लिए अब तुम यहाँ आए हो तो देखो, हो गया मैं बर्बाद, जाओ मनाओ आप खुशियाँ। आरना दुखी होकर ये कैसी बातें कर रहे हैं पापा, आपकी तकलीफ मेरी भी तकलीफ है। मिकपुर झुंझला करो, रियली मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि अगर सच में ऐसा होता ना तो तुम हमेशा की तरह यूजलेस और नकारा बनकर मेरे सामने खड़ी नहीं होती। गुस्से से जानती हो हमारा घर बिजनेस चुम्मा ने ये सब चुम्मा ने खरीदा है और कौन अब इसका नया मालिक है ना? असमंजस से मी कपूर की तरफ देखती है, तुम्हारे पति ने ये सब खरीदा है, इतने दिनों में एक आदमी को काबू नहीं कर पाए, तुम इतनी यूजलेस और बेकार हो तुम कि इतने वक्त में भी अपने पति को अपने कब्जे में नहीं कर पाए, और तो तुमसे क्या ही उम्मीद की जाए अब। आरना दुखी होकर मी कपूर के सामने खड़ी होकर, मैं जानती हूँ पापा मैंने कभी भी आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं किया, लेकिन इस बार मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो इंसान चुम्माई के भी जज्बातों और भावना की कदर करने वालों में से नहीं है। नम आंखों से मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करूंगी, लेकिन प्लीज पापा मुझे वहां नहीं जाना। मिकपुर इरिटेट होकर, मैं यहाँ अपने लिए ही परेशान हूँ और तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारा बोझ भी उठाऊं? देखो मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, बेकार में मेरा दिमाग और मत खराब करो, इसीलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अब तुम जियो या मरो लेकिन तुम्हारा असली घर वही है। आना कोई जवाब देती उससे पहले ही रिदांश की आवाज उसके कानों में पड़ती है। रिदांश सिर्फ लहजे में, बिल्कुल ठीक कहा मिकपुर आपने, समझाएं अपनी बेटी को जरा कि अब ये चाहकर भी मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। मिकपुर आना की तरफ देख कर, आना जाओ अपने घर अभी। आर्य ने मिकपुर के पास जाकर अपना सरना में हिलाते हुए, प्लीज नो पापा आप मुझसे कुछ भी करने को कहिए मैं सब करूंगी, लेकिन मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगी, वहां मेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर है पापा, नम आंखों से प्लीज मुझे वहां मत भेजिए। मिकपुर गुस्से से, आना से धीरे से, तो फिर एक काम करो मुझे ही जहर दे दो, फिर आराम से बस अपने मन की करती रहना। अपने पापा की बात सुनकर आना की आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर आ जाते हैं। रिदांश ने भी उसे अपनी बातों और एक्शन से कम तकलीफ नहीं दी थी, लेकिन फिर भी वो उसके लिए पराया था और उसे कहीं न कहीं उससे कोई उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन उसके पापा जो उसके लिए पूरी दुनिया से बढ़कर थे, उनकी ऐसी कड़वी बातें उसका दिल छलनी कर गए थे। उसे अफसोस हो रहा था कि वो अपने पापा को ही उनके लिए अपने दिल के जज्बात और प्यार को नहीं समझा पा रही थी। तभी वहां बाहर से राहुल आता है, जो आना को देखकर जल्दी से सीधा उसके पास जाता है और उसे अपने गले लगा लेता है, और आना भी उसे वापस गले लगा लेती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ये देखकर रिदांश के भाव अचानक ही सख्त हो जाते हैं और वो पलक झपकते ही एक झटके में आना को राहुल से दूर खींचकर अपने करीब कर लेता है, और ये देखकर राहुल के चेहरे पर गुस्से के भाव उभर आते हैं। राहुल तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई ये हरकत करने की? रिदांश सख्त लहजे से, हिम्मत तो तुमने अभी देखी ही कहाँ है मेरी, और ये फालतू की धमकियां अपने पास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह सिर्फ खोखली धमकियां देने में विश्वास नहीं रखता बल्कि सीधा करने में रखता हूं, तो आइंदा से जस्ट स्टे अवे फ्रॉम माई वाइफ। राहुल गुस्से से रिदांश को घूरते हुए, अरु तुझे कोई जरूरत नहीं है इसके साथ कहीं भी जाने की, हम मिलकर कोई न कोई काम कर लेंगे, लेकिन अब से तुझे इसके टॉर्चर सहने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसीलिए इसे साफ कह दे कि तू इसके साथ कहीं भी नहीं जा रही है। आर्नाब ने आंसू अपनी उंगलियों से साफ करते हुए, मैं मेघनेहोत्री के साथ एक पल रुक कर जाऊंगी। राहुल तू पागल हो गई है, सब कुछ जानते समझते भी तू ऐसा कैसे कर सकती है? आरना जो मैं कर रही हूँ वही हम सबके लिए ठीक है। राहुल, मिकपुर से अंकल आप ही इसे कुछ समझाएं ना। मिकपुर आना ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। राहुल नाराज होकर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सब कुछ जानते बूझते भी आप अनजान कैसे बन सकते हैं? आप अच्छे से जानते हैं कि वो ये सब सिर्फ आपके लिए कर रही है, आप उसे ऐसे फोर्स नहीं कर सकते। आरना, राहुल मुझे चुम्माई ने फोर्स नहीं किया है, ये फैसला मैंने खुद अपनी मर्जी से लिया है। राहुल, मगर अरु तू, आरना दुखी भाव से, प्लीज राहुल कुछ मत कह। रिदांश बोरिंग एक्सप्रेशन से, सो मच ड्रामा एंड ऑल, लेकिन मेरे पास ये फालतू का ड्रामा देखने का फिजूल वक्त नहीं है। आना का हाथ पकड़कर, अब ड्रामा पूरा हो गया हो तो चलो यहाँ से। इतना कहकर रिदांश आना का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगता है और आना बोझिल कदमों और मन से बस उसके पीछे चलती रहती है, इस उम्मीद में कि बस एक बार उसके पापा उसे रोक ले, लेकिन हर बार की तरह उसकी उम्मीद चुम्माई शीशे की तरह चकनाचूर होकर बिखर गई थी। बार रिदांश गाड़ी का साइड का दरवाजा खोलकर आना को उसमें बैठा कर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। पूरे रास्ते आना अपने ही ख्यालों में गुम थी और उसकी तंद्रा तब टूटती है जब रिदांश की आवाज उसके कानों में पड़ती है। रिदांशेवल मुस्कान के साथ वेलकम होम वाइफी। आना कोई जवाब नहीं देती और गाड़ी से उतरकर चुपचाप घर के अंदर चली जाती है। वहीं लिविंग एरिया में ही परेशान सा आयुष बैठा होता है और आना को देखकर खड़ा हो जाता है। आयुष भाभी, आप ठीक तो है ना? आरनाम, आयुष भाई ने कुछ कहा क्या आपको? आना अभी कुछ कह पाती उससे पहले ही पीछे से आता हुआ रिदांश आयुष को टोकता है। रिदांश, तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है मेरी वाइफी की? ये हमारा पर्सनल मैटर है, तो स्टे अवे फ्रॉम दिस। आयुष भाई, मैं तो बस ऐसे ही। रिदांश बीच में ही बात काटते हुए, पैक योर बैग्स, तुम आज रात की फ्लाइट से ही अपनी आगे की स्टडी के लिए यूएस जा रहे हैं। मैंने कुमार से कह दिया है, वो सब अरेंजमेंट करवा देगा, सो बी रेडी ऑन टाइम। आयुष भाई प्लीज मुझे नहीं जाना, मैं यही रहकर आगे की स्टडी कर लूंगा। रिदांश सिर्फ लहजे से, यू नो वेरी वेल कि मुझे अपने वर्ड्स रिपीट करना बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो जितना कहा गया है उतना करो राइट नाउ। इसके बाद आयुष बिना कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है और आना भी अपने कमरे की तरफ चली जाती है। कुछ पल बाद ही उसे कमरे में रिदांश के आने की आहट महसूस होती है, लेकिन वो चुपचाप बैग से अपने कपड़े निकालने लगती है। रिदांश तंज कसते हुए, वैसे मानना पड़ेगा कि लोगों पर अच्छा खासा जादू कर लेती हो।
मेरी माँ जो आपने पास कुछ लोगों को छोड़कर अपने सगे बच्चों को भी नहीं आने देती, उन्होंने तुमसे खाना खाए, वाकई में अनबिलीवेबल है। बाकी मर्दों का क्या कहना, उन्हें तो तुम एक बार में ही अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर देती हो ना। रिदांश की बात सुनकर उसकी तरफ देखती है। ऐसे क्यों देख रही हो? ठीक ही तो कहा मैंने, चाहे वो तुम्हारा सो कॉल्ड दोस्त हो या 2 बार मिला करण या फिर आयुष ही क्यों ना हो, सब तुम्हारी तरफदारी के लिए फौरन खड़े रहते हैं। आरना रिदांश को फुल इग्नोर करके बाथरूम की तरफ जाने लगती है कि रिदांश गुस्से से उसकी बाजू पकड़कर उसे वापस खींच लेता है। रिदांश सख्ती से, दोबारा मुझे इग्नोर करने की सोचना भी मत वरना। आरना रिदांश की आंखों में देखते हुए, वरना क्या करेंगे आप? मारेंगे? खाना पीना जो पहले से बंद कर दिया वो बंद करेंगे? सांस लेने पर पाबंदी लगाएंगे या इस बार उससे भी ज्यादा कुछ और टॉर्चर करेंगे? अपनी बाजू छुड़ाते हुए, आपको जो करना था मेघ आप कर चुके हैं और अब इससे ज्यादा न तो आप कुछ कर सकते हैं और न ही इससे ज्यादा मुझे तोड़ ही सकते हैं। रिदांश तंज कसते हुए, हो तो फाइनली तुम्हारे मुंह में भी जुबान आ ही गई। ग्रेट। आरना रिदांश की तरफ देखकर, जानते हैं आप, पहले मुझे आप पर आपकी बातों पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब मुझे आप पर सिर्फ तरस आता है। क्योंकि कोई भी इंसान अपनों के बीच रहकर भी अकेला हो तो ये सच में उसके लिए बड़ी ही बदचुम्मांती की बात है। आपको क्या लगता है आपके भाई बहन या फिर जितने भी लोग हैं वो सब आपकी इज्जत करते हैं? नहीं, बल्कि आपकी इज्जत से कहीं गुना ज्यादा आपके डर से सब लोग आपके आगे सर झुकाए खड़े रहते हैं। हकीकत तो यह है मयग्निहोत्री कि आपने अपने अंदर इतनी नफरत और जहर भर लिया है कि जिसके आगे आपको कुछ नजर ही नहीं आता, और जब तक आप अपने अतीत से बाहर नहीं आएंगे तब तक आपको कुछ नजर आएगा भी नहीं। आप तो अपने गुस्से में इतने सेल्फिश हो गए हैं कि अपनी माँ की खुशी और ख्वाहिश की परवाह तक नहीं, आपको बस उन्हें एक कैदी की तरह एक कमरे में बंद करने का फरमान जारी किया हुआ है, क्योंकि आपको हर इंसान सिर्फ गलत और दुश्मन ही नजर आता है। और रही मेरी बात, तो अब आपको जो भी करना है, जितना भी टॉर्चर करना है कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा मी अग्निहोत्री की, एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपने किए के लिए बहुत पछताएंगे आप, और तब आपको एहसास होगा कि आप कितने गलत थे, लेकिन तब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं होगा, यहाँ तक कि माफी भी नहीं। इतना कहकर आना अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। और हैरानी की बात तो ये थी कि आज पहली बार आना ने रिदांश की आंखों में आंखें डालकर फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसे जवाब दिया था, और उसकी इस हिम्मत की वजह सिर्फ उसके पापा और उनकी हालत थी। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि रिदांश ने आना के इतना कहने के बाद भी उसे जवाब में कुछ भी नहीं कहा और न ही उसे रोका, बल्कि वो चुपचाप वहां से निकलकर अपने स्टडी रूम में आ जाता है और अपनी कुर्सी पर बैठकर आना की कही बातों को याद करने लगता है। आप तो अपने गुस्से में इतने सेल्फिश हो गए हैं कि अपनी माँ की खुशी और ख्वाहिश की परवाह तक नहीं आपको। आपकी इज्जत से कहीं गुना ज्यादा आपके डर से सब लोग आपके आगे सर झुकाए खड़े रहते हैं। मेरी एक बात याद रखिएगा मेघनिहोत्री की, एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपने किए के लिए बहुत पछताएंगे आप, और तब आपको एहसास होगा कि आप कितने गलत थे, लेकिन तब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं होगा, यहाँ तक कि माफी भी नहीं।